जी अस्सलाम वालेकुम। C5 6 लेक्चर 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज कौन सा स्टैंडर्ड कवर करने जा रहे हैं? ISA 570। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में ISA 701 में कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो तो पूछ ले। कोई प्रॉब्लम नहीं? गुड। चलिए, कोई पास पेपर में से कोई प्रॉब्लम हो तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पे डिटेल रिस्पॉन्ड कर दूंगा। 570 गोइंग कंसर्न स्टैंडर्ड। अच्छा, इसमें हमें ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाद में पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न के स्टैंडर्ड को। पहले हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर लेते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन है क्या। गोइंग कंसर्न किसको कहते हैं? देखिए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी कम अज कम अगले 12 महीने तक चलेगी। इससे फर्क ये पड़ता है कि चूंकि कंपनी अगले 12 महीनों से ज्यादा चलेगी, कम अज कम 12 महीने का मतलब 12 महीने या उससे ज्यादा चलेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कुछ एसेट्स या लायबिलिटीज ऐसे होंगे जो 1 साल के अंदर सेटल होंगे और कुछ एसेट्स या लायबिलिटी ऐसे होंगे जो 1 साल के बाद सेटल होंगे। तो इसमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए अगर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, अगर हमसे मुराद इस वक्त मैनेजमेंट है, ऑडिटर नहीं, मैनेजमेंट अगर इस नतीजे पे पहुंचती है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, मतलब इसका क्या कि कंपनी 12 महीनों से ज्यादा चलेगी, तो इसका मतलब ये है कि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट और नॉन करंट में क्लासीफाई करना चाहिए और एसेट्स को मेजर करना चाहिए कॉस्ट पे, क्योंकि हम उन एसेट्स से फायदा उठाएंगे उन्हें इस्तेमाल करके, यूज करके, जितनी भी उनकी लाइफ है। तो अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट क्या होगी? करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट कॉस्ट पे। ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, इसका मतलब क्या है? जब हम कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट, इसका मतलब है 12 महीनों से पहले पहले कंपनी वाइंड अप कर जाएगी। अच्छा, इसकी रीजन ये भी हो सकती है कि कंपनी इंटेंशनली वॉलंटरी बेसिस पे वाइंड अप कर रही है, या ये भी हो सकती है कि फोर्सफुली कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं, प्रोडक्ट नहीं चल रही और फोर्सफुली कंपनी को वाइंड अप करना पड़ रहा है। रीजन कोई भी हो, अगर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, मतलब कंपनी 12 महीनों से पहले पहले खत्म हो जाएगी, ठप हो जाएगी, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट बेसिस डिफरेंट होगी। अब की बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो क्लासिफिकेशन होगी वो सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटी करंट में होंगे, क्योंकि 12 महीने से पहले पहले सेटल करना है, और उनकी मेजरमेंट भी फेयर वैल्यू पे होगी, मार्केट वैल्यू पे होगी, कॉस्ट पे नहीं। इसलिए कि अब उन्हें हमने यूज के जरिए से नहीं, सेल के जरिए से रियलाइज करना है एसेट्स को। एग्री करते हैं? तो फिर अगर यहाँ पे कंसेप्ट समझ आ रहा है तो मुझे एक चीज बताइए, क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट होने या ना होने का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मटीरियल है या परवेसिव? परवेसिव, क्योंकि ये सब्सटेंशियली बहुत से एरियाज को इफेक्ट कर रहे हैं। एग्रीड? अच्छा, एक दरमियानी सिचुएशन भी होती है, एक तो है ना गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट, एक है गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट, एक दरमियान की 50-50 सिचुएशन भी होती है। क्या मसले मसाइल हैं लेकिन कंफर्म नहीं है, ना ये कंफर्म है गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, ना ये कंफर्म है गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट। इस 50-50 वाली सेशन को पता है हम क्या कहते हैं? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। इस 50-50 वाली सेशन को क्या कहते हैं? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। इसमें मैनेजमेंट ने क्या करना है भला? इसमें मैनेजमेंट ने जिन इश्यूज की वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी अराइज हुई उनको डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और लिखना है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है। क्या करना है? लिखना है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है। तीनों सिचुएशंस क्लियर हो गई? गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। क्लियर? इनमें मैनेजमेंट ने क्या करना है वो मैंने आपको, ऑडिटर ने क्या किया अभी हमने डिस्कस नहीं किया। ऑडिटर ने क्या करना, मैनेजमेंट की कहानी समझ आ गई आपको? अच्छा, ये बताइए, वैसे मैं आपसे जजमेंटल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से हो सकता है कि कंपनी ना चले, अगले 12 महीने में भी ना चले, क्या यूजर्स को यह बता देना चाहिए कि नहीं बता देना चाहिए? बताना चाहिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अलर्ट हो जाए। पक्का? और अगर मैनेजमेंट नहीं बताती तो गलत करेगी। एग्रीड? इस बात पे कायम रहना आपने पूरे स्टैंडर्ड में कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करे तो उसे डिस्क्लोज होना चाहिए, लाजम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो अभी मैंने आपसे डिस्कशन की, मैनेजमेंट क्या करेगी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है।
अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखें, ये है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। ये किसके लिए है? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, यानी ISA 700 वगैरह। स्पेशल पर्पस के लिए मे बी ये रिक्वायरमेंट ना हो, वो बहरहाल जब 800 की सीरीज में जाएंगे तब स्टडी करेंगे। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्लियर? अब सुने, ऑडिटर की ने क्या करना है? ऑडिटर ने ये वैल्यूएट करना है कि गोइंग मैनेजमेंट को जो करना चाहिए था वो उसने सही किया कि नहीं किया। हाँ, यहां पे एक चीज और सुनना है, ये जो असेस करना है कि आने वाले वक्त में मैनेजमेंट ने असेस करना है, आने वाले वक्त में कोई ऐसा इवेंट या कंडीशन नहीं है जो हमारे गोइंग कंसर्न पे प्रॉब्लम क्रिएट करे, अनसर्टेनिटी क्रिएट करे। मैनेजमेंट ने कितने अरसे तक जहन में रखना है, कितने अरसे तक के इवेंट्स या कंडीशन को कंसिडर? 12 मंथ, जिसे अकाउंटिंग में शायद फॉरसीएबल फ्यूचर कहा जाता है। लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ फॉरसीएबल फ्यूचर, और उसको अगर कन्वर्ट करें तो वो 12 मंथ्स, उन्हें एक्सप्लेनेशन में उन्होंने हमें बताया 12 मंथ तक करना। इसका मतलब यह हुआ अगर 12 मंथ के बाद कोई इवेंट या कंडीशन है वो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट नहीं करेगा। एग्रीड? अच्छा, यहां पे एक कंसेप्ट छुपा है। मेरा पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए कि नहीं? हर साल करने हैं। यहाँ तो गोइंग कंसर्न 3 पॉसिबिलिटीज है, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट होगी, नॉट एप्रोप्रिएट होगी, मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। अगर एप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट ने क्या करना है? रूटीन के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट, क्या करना है? लिक्विडेशन बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। लिक्विडेशन बेसिस का मतलब क्या है? यही करंट पे आ जाएंगी और मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू पे। इसे लिक्विडेशन बेसिस भी कहते हैं, इसे नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस भी कहते हैं। आई के अपने एक आर्टिकल्स में इसे नॉन गोइंग कंसर्न, तो एक ही बात है, गोइंग कंसर्न और नॉन गोइंग कंसर्न उसका उलट है। और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है, डिस्क्लोज करना है। इस असेसमेंट में गोइंग कंसर्न की असेसमेंट का स्टैंडर्ड पीरियड क्या है? 12 मंथ्स। अगर मैनेजमेंट 12 मंथ से कम पीरियड की असेसमेंट करती है, ऑडिटर कहेगा एक्सटेंड करो, 12 महीने तो पूरे करो। और अगर मैनेजमेंट 12 महीनों तक असेसमेंट नहीं करती पूरी, 6, 7, 8 महीनों तक रखती है, तो ऑडिटर कहेगा स्कोप लिमिटेशन, आपने हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 12 महीनों तक असेसमेंट की होती, आपने 7-8 महीनों पे असेसमेंट करके बस कर दिया है। लगता है 9वें 10वें महीने कोई वकूआ होने वाला है, कोई वकूआ होना, कोई ऐसा लोन ड्यू है पेमेंट के लिए 10वें महीने जो आपके पास अरेंजमेंट्स नहीं है, इसीलिए एक्सटेंड नहीं कर रहे असेसमेंट को। तो मैनेजमेंट को असेसमेंट कितने महीने की? 12 से कम करेगी तो हमारे लिए स्कोप लिमिट। अच्छा बताइए, एक इवेंट है वो 18वें महीने जाके ड्यू हो रहा है, गोइंग कंसर्न पे उसका इफेक्ट आ सकता है, क्या हमने उसको कंसीडर करना है? क्या उसकी वजह से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है? ये क्वेश्चन है, नहीं समझ आया? 12 असेसमेंट करनी है 12 महीनों तक, इसका मतलब है 12 महीनों के अंदर जितने भी मसले मसाइल हैं वो कंसीडर करके हमने इस डिसीजन पे पहुंचना है गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं है। ऐसे ही है, 12 महीनों से कम की असेसमेंट करे अगर मैनेजमेंट, हम कहेंगे पूरी करो वरना स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, 12 महीनों की 18वें महीने जाके कोई मसला ऐसा है जो कि गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर सकता है, तो वो डिस्क्लोज करना लाजिम है कि नहीं? शाबाश, करंट ईयर में नहीं है, क्योंकि वो करंट ईयर के पीरियड ऑफ असेसमेंट में नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है मैनेजमेंट से पूछ के अपने पास नोट जरूर कर लो, ये नोट जरूर कर लो। नोट क्यों करवा रहा है स्टैंडर्ड, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इफेक्ट नहीं आएगा हमारी रिपोर्ट पे उसका, ये ज़हन में रखिए। 18 महीनों बाद अगर कोई इवेंट इफेक्ट कर रहा है गोइंग कंसर्न को, रिपोर्ट पे सर, क्योंकि रिपोर्ट 12 महीने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 महीने। लेकिन फ्यूचर का अगर कोई इवेंट हो जो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे उसने एक केस स्टडी में कहा, उसने कहा जी आपने एक मेजर कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, 70% सेल उसको करते हैं, 3 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है और कस्टमर ने कह दिया मैं एक्सपायर हो गया तो रिन्यू नहीं करूंगा। बताइए ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है कि नहीं? है, लेकिन इस साल की नहीं, 3 साल बाद। आपने नोट किया मैंने क्या कहा था? 3 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, 3 साल के बाद तो ये मसला आएगा, 3 साल बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी उसमें तो अनसर्टेनिटी आ रही होगी। इस साल नहीं, क्यों नहीं इस साल? 12 महीनों से एक्सटेंडेड है पीरियड। ये 12 महीने वाली कहानी समझ आ गई। असेसमेंट गोइंग कंसर्न की करनी है 12 मंथ तक, कम करेंगे स्कोप लिमिटेशन। ज्यादा पे अगर 12 महीने के बाद कोई मसला आ रहा है, रिपोर्ट पे इफेक्ट नहीं है, उससे अपने पास नोट कर लेना है। नोट क्यों करना है ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। यहां तक सब कुछ समझ आ गया, आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ने कहा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो गए। अच्छा एक चीज है में रखिएगा, ये स्टैंडर्ड छोटा है कंपैरेटिवली और इंतहाई अहम। कुछ स्टैंडर्ड है उनकी लेंथ ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है, जैसे 200, 210। कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो छोटे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, जैसे 570।
ये स्टैंडर्ड। ठीक है, अटेंटिव होकर सुनिएगा आगे जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मैनेजमेंट ने कहा ये ले सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी। हमने कहा गोइंग कंसर्न का कोई इशू नहीं, डाला का है ही नहीं कोई, डाले क्या? हमने कहा अच्छा क्या मैनेजमेंट की बात में एतबार कर लें? एवेल्युएट करना है। हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1 जो काम हमने लाजमी करना है। अच्छा नॉर्मल ऑडिट में आपको पता है ऑडिटर का तरीकाकार क्या होता है? ऑडिटर सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर समझते हैं, जिनसे रिस्क आइडेंटिफाई, अगर किसी एरिया में रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर ऑडिटर क्या करता है? अपने प्रोसीजर बढ़ा देता है उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए। अपने प्रोसीजर को बढ़ा देता है उस रिस्क को अभी आपने पूरा कंसेप्ट याद रखना है। कैफ लेवल में इतने बताते हैं प्रोसीजर बढ़ा देता है, अब थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, प्रोसीजर बढ़ा देता है उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए। अगर कोई रिस्क सामने आए तो प्रोसीजर बढ़ेंगे, रिस्क सामने नहीं आया तो प्रोसीजर नहीं, और जो प्रोसीजर बढ़ेंगे वो इस रिस्क के लिहाज से होंगे। ये एग्री करते हैं? उसी तरह स्टैंडर्ड ये कहता है आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, करने तो है ना रूटीन में। नॉर्मल रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। IAS 315 में लिखा हुआ है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, इससे कुछ रिस्क सामने आएंगे। एग्रीड? क्या उनमें से कोई रिस्क ऐसे हो सकते हैं जो गोइंग कंसर्न को भी इफेक्ट करते हो? जो गोइंग कंसर्न को भी इफेक्ट करते हो ना, रिस्क की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होते हैं नॉर्मल रिस्क, वो IAS 315 कहता है IAS 330 के मुताबिक एड्रेस करो नॉर्मल रिस्क। कुछ वो रिस्क होते हैं जो रिस्क ऑफ फ्रॉड का बायस बनते हैं। स्टैंडर्ड कहता है वो IAS 330 में ना लेके जाओ, उसे 240 के मुताबिक एडजस्ट करो। 240 फ्रॉड का स्टैंडर्ड है। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करते हैं। स्टैंडर्ड कहता है उसे ना 330 में लेके जाओ ना 240 में लेके जाओ, उसे कहां लेके आओ? 570 में। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए क्या पॉसिबल है कि कुछ रिस्क आपको गोइंग कंसर्न के भी नजर आ जाए? कहता है अगर गोइंग कंसर्न के नजर आ जाएं उन्हें इधर ले आओ। एक तो ये तरीका है स्टार्ट में गोइंग कंसर्न से रिलेटेड कोई इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई करने का। एक और तरीका भी है, मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लो, सर क्या आपने कोई इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई किया है जिससे गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट होता हो? मे भी मैनेजमेंट बता दें सर अनकरीब हमारा जो एक डेट है वो ड्यू है और पैसे कोई नहीं पे करने के लिए, रीपेमेंट ड्यू है। इंक्वायरी करें मैनेजमेंट, हमें कैसे पता चलेगा कि जिस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं उसमें कोई ऐसा इवेंट या कंडीशन है जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करता है? स्टेप नंबर 1 मैनेजमेंट से पूछ लें। स्टेप नंबर 2 खुद जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं उनसे देखें शायद आइडेंटिफाई हो जाए। स्टेप नंबर अगर नहीं भी हुआ तो परेशान नहीं होना, मायूस भी नहीं होना, ड्यूरिंग ऑडिट अलर्ट रहे। मे बी स्टार्ट में कोई इवेंट सामने नहीं आया, जैसे जैसे ऑडिट आगे चले तो बाद में ऐसा इवेंट हमारे सामने आ जाए गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर रहा है। एग्री करते हैं? तो हमें हमारे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई इवेंट या कंडीशन है कि नहीं जो डाउट क्रिएट करता हो गोइंग कंसर्न पे? कैसे? रिमेन अलर्ट थ्रू आउट। अगर तो इनसे कोई इवेंट या कंडीशन सामने नहीं आता तो मुबारक हो, क्या 570 यही खत्म? 570 अगर कोई इवेंट या कंडीशन सामने नहीं आता। लेकिन अगर कोई इवेंट या कंडीशन सामने आ गया जो कि एग्जाम क्वेश्चन में तो कंफर्म आएगा तभी तो क्वेश्चन, तो फिर कहानी आगे चलेगी, फिर राइट ट्विस्ट। यहां जब आप ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे ना टू आइडेंटिफाई इवेंट या कंडीशन, यहां तो इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, स्टैंडर्ड यही खत्म। और अगर होंगे तो चल पड़ेगा स्टैंडर्ड आगे। यहां पे अब देखें, यहां पे हम किस स्टेज पे हैं? यहां पे कि हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के जरिए या इंक्वायरी के जरिए या थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहे, हमें कोई ऐसा इवेंट या कंडीशन पता चल गया जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करता है। इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई हो गया जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करता है। यहाँ पे रुक के सोचना है वो कौन सा इवेंट या कंडीशन हो सकता है जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करता हो, वो कौन सा हो सकता है? स्टैंडर्ड ने बहुत सी एग्जाम्पल दी हैं, कुछ एग्जाम्पल निकाल के आपके सामने रख रहा हूं। यानी वो कौन सी रीजन हो सकती है जिनकी वजह से हो सकता है कंपनी डूबने वाली हो, तबाह हो बर्बाद होने वाली है करीब। वो कौन से हालात हो सकते हैं? पहले हालात, ये पहला लॉसेस हो, अच्छे खासे लॉसेस हो, इतने लॉसेस हो कि इक्विटी नेगेटिव हो जाए, पिछले सालों के रिजर्व उड़ जाए सारे जो संभाल के रखे थे। क्या ये कंपनी जो अच्छे खासे लॉसेस में हो और आगे फ्यूचर में भी कोई अच्छे हालात नजर ना आ रहे हो? आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी में प्रोफेशनल है, आगे अच्छे हालात नजर आ रहे हैं कि
हालात खराब नहीं तो खराब है, यानी बहुत अच्छे, चले यूं करें बहुत अच्छे नहीं है, अच्छे भी नहीं है, बेहतरीन है। चले तो लॉसेस अगर हो कंपनी को और फ्यूचर में भी कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा, इवेंट या कंडीशन है कि नहीं, हालात ठीक नहीं है। अच्छा, और नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी किसे कहते हैं, लायबिलिटी ज्यादा है एसेट्स कम। इसका मतलब क्या है, पैसे अदा करने हैं जेब में कोई नहीं, हालात खराब हैं कि नहीं, खराब है। ये सारे हालात खराब की निशानी कर। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंस, जिसके पास उधार लेने के लिए हालात खराब है ना कारोबार के माशिया, जिसके पास उधार लेने के लिए जाए वो खुद जेबें निकालता है, मेरे अपने पास कोई नहीं पैसे, बैंक ने उधार देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा डूबने वाले को हम कर्जा नहीं देते, डूबने वाले को जो डूबने वाला हो कर्जा नहीं देते। फाइनेंस कहीं से नहीं मिल रहा, लोन नहीं मिल रहा, हालात अच्छे हैं कि बुरे, बुरे हालात हैं। ये सारी निशानियां इवेंट्स या कंडीशंस की है, लेकिन याद रखें ये इवेंट्स या कंडीशंस हैं। क्या है, बोले क्या क्या है, इवेंट्स या कंडीशन है दैट मे क्रिएट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, दैट मे क्रिएट, मे में कंसेप्ट छुपा है, मे क्रिएट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। और क्या है, लॉस ऑफ मेजर प्रोडक्ट, हमारी जो सबसे पावरफुल प्रोडक्ट थी, हमारी सबसे पावरफुल प्रोडक्ट थे मार्केट में फ्लॉप हो गई, उसमें कोई टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट सामने आ गया तो लॉस ऑफ मेजर प्रोडक्ट। मेजर सप्लायर था, मेजर सप्लायर था, छोड़ के चला गया। ठीक है, जैसे हम जापान से गाड़ी के पार्ट्स इंपोर्ट करते थे, उसे क्या कहते हैं, कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट, सीकेडी यूनिट कहते हैं, जो जापान से इंपोर्ट करके यहाँ पे पाकिस्तान में गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती ना, सिर्फ असेंबलिंग होती है। ऐसे ही है, 15-20 साल पहले तक तो ऐसे ही था, अब पता नहीं, अभी ऐसे ही है, शाबाश, अब वो भी नहीं होती, सुभान अल्लाह। तो लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें भी बैन लगा दिया, आपने देखा होगा गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद है। क्यों बंद है, जो पार्ट आएंगे तो गाड़ी संभल होगी ना, इंपोर्ट पे बैन लगा हुआ है तो गाड़ी कहां से बनेगी। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न, सप्लायर से सामान नहीं मंगवा सकते। गोइंग कंसर्न पे डाउट हो गया कि नहीं हो, सॉरी इवेंट या कंडीशन क्रिएट होगी कि नहीं, दैट मे क्रिएट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। आगे इवेंट या हालात, आगे चलते हैं। और अनइंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफी, कोई आग लग गई और इंश्योरेंस भी नहीं करवाई थी, इंश्योरेंस कराई होती तो कुछ पैसे उधर से आ जाते, इंश्योरेंस भी नहीं करवाई। आग लग गई, बड़ी आग जिसने सारी की सारी इन्वेंट्री वेयर हाउस को जला दिया, प्रोडक्शन प्लांट सारा जल गया, फिक्स एसेट भी गए, इन्वेंट्री भी गई, डाउट क्रिएट, इवेंट या कंडीशन है कि नहीं। चलिए, एग्जाम में हर इवेंट अहम है, कोई एक इवेंट भी आ गया ना इनमें से, अब ये याद रख लें, वो क्वेश्चन में अपने मुंह से नहीं कहेगा, कभी कभार कह भी देता है, लेकिन अक्सर ये नहीं कहेगा कि दिस इवेंट या कंडीशन क्रिएट्स डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, नहीं कहेगा खुद से, बल्कि हमें असेस करना होगा कि ये वाली आइटम तो हमने गोइंग कंसर्न की लिस्ट में पढ़ी थी, यहां तक क्लियर। तो हमने वो प्रोसीजर परफॉर्म करके देखा कोई इवेंट या कंडीशन है जो डाउट क्रिएट करता हो, यहां तो कोई इवेंट या कंडीशन नहीं था, स्टैंडर्ड उधर ही खत्म, और अगर इवेंट या कंडीशन था तो स्टैंडर्ड आगे चले। वो इवेंट या कंडीशन क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड ने इसकी एग्जांपल दी है, यहां तक साथ है मेरे। चले यहां पे रुक के कोई क्वेश्चन है तो पूछे मेरे भाई, कुछ पूछना चाहते हैं। अभी आपने ये बताया कि लॉस ऑफ मेजर प्रोडक्ट का केस स्टडी में कह देंगे साथ में कंपनी कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। हाँ देखिए आगे चले, बिल्कुल देखिए सारी चीजें भाई बताएगा, बेफिक्र है इंशाल्लाह। अभी रुके, अभी तो पहले प्रॉब्लम आपके सामने ला रहे हैं ना, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए प्रोसीजर क्या, वो तो भी आएंगे, पहले मसले को तो सही तरह समझ ले। मसला आ गया सामने, अब क्या करना है, अब इवेंट या कंडीशन सामने आ गया, हमने कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है, किस लिए हमने, अब सुनिए जरा गौर से, अल्फाज पे गौर कीजिएगा। अगर ऑडिटर के प्रोसीजर से कोई इवेंट या कंडीशन सामने आ जाए, कोई भी इवेंट या कंडीशन सामने आ जाए, ऑडिटर ने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। क्या करना है, क्योंकि कुछ प्रोसीजर इधर परफॉर्म किया है ना, तो ऑडिटर ने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। किस लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है। किस लिए, कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है ना एप्रोप्रिएट। फिर से अगर कोई इवेंट या कंडीशन सामने आ गया, ऑडिटर ने क्या करना है, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना है। किस लिए,
यहां पे प्रोसीजर जाएंगे दो हिस्सों में। अब ये जो कंसेप्ट आगे बताने जा रहा हूं एग्जाम में बार बार टेस्ट कर रहा है। ये जो एडिशनल प्रोसीजर हमने परफॉर्म करने हैं ना, किस लिए? ये देखने के लिए कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं। जो एडिशनल प्रोसीजर ये दो तरह के हैं। एक वो प्रोसीजर है जो जनरल है, वो हर केस में परफॉर्म करने हैं। जनरल प्रोसीजर है हर केस में परफॉर्म करने हैं। और एक वो प्रोसीजर है जो स्पेसिफिक टू केस है। स्पेसिफिक टू केस है। आपको मैं एक प्रोसीजर बता रहा हूं। एक स्टूडेंट ने कहा, नॉर्मली स्टूडेंट कैफ लेवल पे गलती करते हैं, लेकिन मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, मे भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है गलती। पूछा भाई क्लाइंट की इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है, इसके लिए एज ऑडिटर हम क्या करेंगे? स्टूडेंट ने जवाब दिया सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। हमने कहा डेटर बैंकरप्ट हो गया, कितनी प्रोविजन होनी चाहिए, क्या करेंगे? सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। क्लाइंट ने फिक्स एसेट को रीवैल्यूड अमाउंट पे शो करवाया, क्या करेंगे? सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर से वेरीफाई करेंगे। सही कह रहा है क्या गलत कह रहा है? क्या है? सही रहा है, लेकिन एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं कह रहा। तो याद रखें कुछ होते हैं प्रोसीजर जनरल, ये जनरल बात कर रहा है वो। हालांकि क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछता ना मैं, अगर कोई रिस्क राइज हो जाए तो क्या करना चाहिए, और वो कहता सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए, फिर ये जवाब बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जनरल सवाल का जनरल जवाब ही बनता है। लेकिन जब मैंने कह दिया क्वेश्चन में आ गया कि डेटर बैंकरप्ट हो गए हैं, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोविजनिंग के लिए क्या, तो फिर ये स्पेसिफिक सवाल है ना क्वेश्चन, इसका जवाब भी स्पेसिफिक टू सिचुएशन होना चाहिए। एग्री करते हैं नहीं? या कम से कम जनरल प्लस स्पेसिफिक दोनों होने चाहिए। In this case, auditor shall increase the extent of substantive procedure which may include following। जनरल बात भी कर दी और स्पेसिफिक में कलेक्शन वगैरह देखेंगे, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे सिक्योरिटी हमारे पास है कि नहीं, उसके क्रेडिट सेल करने से पहले वगैरह वगैरह। तो एग्री करते हैं। इसी तरह एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले, अब यहाँ पे ना मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ भला, कि अगर कोई इवेंट या कंडीशन सामने आ गया जो गोइंग कंसर्न में डाउट क्रिएट करता हुआ, तो हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर, ये सिखाने जा रहा हूँ। अब इसमें क्या बता रहा हूं, अगर उसने क्वेश्चन जनरल पूछा है तो आंसर जनरल, अगर उसने क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछा है तो आंसर जनरल प्लस स्पेसिफिक, हाइब्रिड आंसर। अगर मार्क्स ज्यादा है, मार्क्स कम है तो सिर्फ स्पेसिफिक ज्यादा बेहतर है। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है वो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स के साथ पूछ रहा है। गोइंग कंसर्न पता नहीं कि उसका फिर छोटा सा स्टैंडर्ड है, फेवरेट बनता जा रहा है उसका। तो भाई ये बात समझ आई। अब आपको बताएंगे जनरल प्रोसीजर कौन से हैं। जनरल प्रोसीजर कौन से हैं? कहता है जो भी प्रॉब्लम है अगले फ्यूचर में आने वाली है ना, मैनेजमेंट से पूछो है, मैनेजमेंट तुम्हारा प्लान क्या है, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए तुम्हारा प्लान क्या है, और देखो वो प्लान फिजिबल है कि नहीं। ये फिजिबिलिटी लिखा हुआ है, FESIBA, फिजिबिलिटी। वो प्लान फिजिबल है कि नहीं, कैसे डील करेंगे इस मसले को, मसला है ना, कैसे डील करेंगे मसले को। सर हमारे पास बड़ा अच्छा प्लान है। क्या प्लान है? सर देखिए ये प्लान फिजिबल है। और क्या देखे प्लान? अच्छा मैनेजमेंट ने सिर्फ प्लान किया बताया होगा, कैसे हम फ्यूचर में हम नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं, यहाँ के कैश फ्लो फॉर कॉस्ट भी दी होंगी। ये तो बहुत ही अहम, ये तो एक और एंगेजमेंट है। ये वो भी अगर आप 570 को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एक पूरी वॉल्यूम 2 में एंगेजमेंट है, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। उसमें कैश फ्लो फॉर कॉस्ट दी होती है। कहता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बड़ी वेरीफाई की होंगी आपने, ये फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करें। और हम चकरा जाते हैं, कैसे? हम कहते हैं पास की ट्रांजैक्शन जो कर हो चुकी हैं वही वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल था, उसी के प्रोसीजर जैसे में नहीं आते थे, क्या करें, ये तो फ्यूचर की हैं, ये कैसे वेरीफाई करें। तो वो हमें वेरीफाई करना सिखाता है। उसका एक इम्पैक्ट ये कैश फ्लो फॉर कॉस्ट आपके सामने। मैनेजमेंट क्या हमें ये बताते हुए कि सर मसला है, जैसे फर्ज कीजिए नेट लायबिलिटी पोजीशन है, मैनेजमेंट ने कहा नो प्रॉब्लम सर प्लान है। हमने क्या क्या प्लान है? सर होल्डिंग कंपनी है, उसने कहा है 100 मिलियन तक हमें लोन दे देगी, इंटरेस्ट फ्री लोन। सही हो गया? ऐसे नहीं सही हो गया। हमने, हाँ जी, हमने प्लान पूछा, देखना फिजिबल है कि नहीं देख, और फ्यूचर की जो कैश फ्लो फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट ने बनाई है उनको वैल्यूएट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बल्कि मुझे वो जो दूसरी एंगेजमेंट जिसकी बात कर, उसकी केस स्टडी ज़हन में आ गई जो यहाँ पे रेलिवेंट है। उसने कहा था मैनेजमेंट ने अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने रखी, उसमें सेल्स डबल है और कॉस्ट ऑफ सेल्स आधी है, बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे?
सेल्स इंक्रीज करने की वजह पूछेंगे, क्या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ रही है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया तो मार्केट रिसर्च, और अगर एग्जिस्टिंग सेल्स करे तो मार्केट पिछले सालों का ट्रेंड दिखाए हमें, क्या वो इसी रेट के साथ ग्रो कर रहा है, चीजें देखनी चाहिए। और सेल्स की क्वांटिटी तो इंक्रीज कर रही है, तो सेलिंग एक्सपेंस तो सेल्स बढ़ने से बढ़ने चाहिए, ये कम क्यों हो रहे हैं, कम क्यों हो रहे हैं। ठीक है, ये चीजें इंक्वायर करेंगे ना, ये है कैश फ्लो फॉर कॉस्ट को वैल्यूएट करना। तो मैनेजमेंट ने, अगर मैनेजमेंट कैश प्रॉब्लम में है, लिक्विडिटी क्रंच है, कैश प्रॉब्लम में है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा सर अगले साल हमारे पास बेतहाशा पैसा होगा, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट सामने रखी, उसको वैल्यूएट करना चाहिए कि नहीं। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर सब्सिक्वेंट इवेंट का इफेक्ट देखें, ईयर एंड के बाद क्या इफेक्ट हुआ। सब्सिक्वेंट इवेंट तो पता है ना, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। तो देखेंगे ईयर एंड के बाद कोई इशू है, ईयर एंड के बाद का स्टेटस क्या, अपडेटेड। सब्सिक्वेंट इवेंट्स को हम क्यों देखते हैं भला, ताकि हमारे पास अपडेटेड स्टेटस आ जाए चीजों का। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लें मैनेजमेंट से कि सर आप, क्योंकि फ्यूचर के बारे में जो भी चीजें होती है वो मैनेजमेंट की इंटेंशन पे बेस कर रही होती है ना, तो मैनेजमेंट की इंटेंशन को कैसे चेक कर सकते हैं, क्या इरादा है, जो इरादा है वही काम करेंगे कि नहीं, लिखवा ही सकते हैं उनसे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये 4 प्रोसीजर जनरल है जो कब परफॉर्म करने हैं, जब कोई भी इवेंट या कंडीशन सामने आए जो डाउट क्रिएट करते हो। लेकिन याद रखें, अगर वो केस स्टडी में, याद रखें अगर वो केस स्टडी में, फिर से याद रखें, अगर वो केस स्टडी में कोई स्पेसिफिक इवेंट या कंडीशन बता देना, तो फिर आपने उस स्पेसिफिक इवेंट या कंडीशन के हवाले से स्पेसिफिक प्रोसीजर लिखने हैं। ये एक मेरी नजर में बेहतरीन क्वेश्चन निकाला है हमने, इसको आपने जरूर अटेम्प्ट करना है। विंटर 2008 का क्वेश्चन नंबर 2, विंटर 2008 का क्वेश्चन नंबर, ये आपकी स्पेसिफिक प्रोसीजर की अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाएगा। भाई क्लियर हो गया। तो जनरल अगर उसने बताया है कि इवेंट या कंडीशन है जो डाउट क्रिएट कर रहा है, प्रोसीजर भी जनरल। अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट बता दिया, स्पेसिफिक नहीं, जनरल प्लस स्पेसिफिक। अगर मार्क्स ज्यादा, अगर मार्क्स कम है फिर सिर्फ स्पेसिफिक लिखे, लेकिन अगर मार्क्स ज्यादा है दोनों लिखे, वरना आप कहेंगे सर मसले उसने 3 ही बताया है, मार्क्स 10 दे दिए, एक मसले के 2 प्रोसीजर जिनमें आ रहे हैं, तो 2 या 6 तो ये हो गए, तो बाकी 4 नंबर कहां से आएंगे, जनरल प्रोसीजर लिखने। यहां तक क्लियर। हमने अभी तक किस नतीजे पे पहुंचा, क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सबसे पहले हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं टू आइडेंटिफाई इवेंट या कंडीशंस। वो इवेंट या कंडीशन कौन से हो सकते हैं, एग्जांपल्स हमने पढ़ ले, कुछ एग्जांपल। फिर हमने देखा अगर कोई इवेंट या कंडीशन सामने आ जाए तो हमने ये कंफर्म करने के लिए गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्या करना है, एडिशनल। वो एडिशनल प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, 2 तरह के बता दिए मैंने आपको, जनरल भी स्पेसिफिक भी। आगे चलते हैं। जब ये प्रोसीजर परफॉर्म कर दिए, उसके बाद जो हालात आपके सामने आए, या तो आप कहेंगे मैनेजमेंट ने काम ठीक किया हुआ था, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, या कहेंगे गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट, ऐसे ही है। तो जब ये प्रोसीजर परफॉर्म कर चुके होंगे उस वक्त या तो गोइंग कंसर्न, उसके बाद या तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट होगी या गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, फर्दर या तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें एक बहुत ही अहम कंसेप्ट पूछने लगा, अटेंटिव होकर जवाब देना, टाइम ले लीजिएगा लेकिन जवाब सही चाहिए मुझे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इवेंट या कंडीशन तो सामने आया विच में कास्ट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, इवेंट या कंडीशन सामने आया लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है और मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। याद रखिए, कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि इवेंट या कंडीशन के आ जाने का मतलब है कंफर्म हो गया कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है। याद रखिए, अभी कंफर्म नहीं हुआ। इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई होने के बाद हमारे प्रोसीजर डिसाइड करेंगे कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं है, और अगर एप्रोप्रिएट है तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो इवेंट्स या कंडीशन सामने आना पहली स्टेज है, और गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट होना या ना होना, मटेरियल अनसर्टेनिटी होना या ना होना, ये अगली स्टेज है। दोनों डिफरेंट है।
क्या ऐसा पॉसिबल है इवेंट या कंडीशन हो और गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट हो? पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल है इवेंट या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है और गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट हो। और ऐसा भी पॉसिबल है कि इवेंट या कंडीशन क्रिएटिंग डाउट, कास्टिंग डाउट हो और गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट हो और मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट ना कर रही हो। क्या कब हो सकता है? इवेंट या कंडीशन सामने आया, अगर मैनेजमेंट के पास सारा कुछ बिल्कुल ठीक है फिर कोई मसला नहीं, फिर गोइंग कंसर्न भी अप्रोप्रिएट, मटेरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं। और अगर मसला और मैनेजमेंट बिल्कुल हाथ उठा के बैठी है, वो कुछ नहीं हो सकता सर, गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट। और अगर 50-50 सिचुएशन है तो याद रखें इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई होना अलग कंसेप्ट है और ये कंफर्म हो जाना कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि नहीं और है तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर, ये अलग कंसेप्ट है। इन प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे यहाँ तो गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है या नहीं। अब जरा गौर से सुनेंगे यहाँ पे कहानी। एग्जाम में सबसे ज्यादा जोर उसने इसके ऊपर दिया है या ये इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट के ऊपर? तैयार है इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट के लिए? अगर गोइंग कंसर्न इवेंट या कंडीशन था, प्रोसीजर परफॉर्म किए, पता चला गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, क्या करें? ओपिनियन दें। लेकिन बताइए क्या इवेंट्स या कंडीशन की वजह से हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा? क्या ये हमारा एक सिग्निफिकेंट इवेंट है? तो मोस्ट प्रोबेबली इसको की ऑर्डर्ड मैटर में इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं? क्यों? काम किया, ठीक ठाक काम किया, ये आसान काम होता है, एक कैश फ्लो फॉर कॉस्ट को वेरीफाई करना, ठीक था काम, मोस्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है, इसीलिए की ऑर्डर मैटर आएगा। समझ आए? अच्छा, अगर इवेंट या कंडीशन क्रिएट हुआ, प्रोसीजर परफॉर्म किए, पता चला गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, ये सिचुएशन होती है 100% ओके, ये है 100% नॉट ओके, ये है 50-50। इसी को कहते हैं अनसर्टेनिटी। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा बताइए इस सिचुएशन में मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? लेक्चर स्टार्ट ही यहां से किया था, क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए। इसका मतलब है हम क्या करेंगे डिपेंड करता है मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया या नहीं किया। अगर मैनेजमेंट ने इसको डिस्क्लोज नहीं, इस पे तो एग्री करते हैं ना, मटेरियल अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करनी चाहिए। अगर डिस्क्लोज कर दी है ठीक है, अनमोडिफाइड ओपिनियन, क्या कोई पैराग्राफ ऐड होगा? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा ऐड होगा। कौन सा पैरा ऐड होगा? सर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा ऐड होगा। कौन सा पैरा ऐड होगा? क्यों? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैरा, क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है, इसीलिए पैरा आएगा। की ऑर्डर मैटर तो नहीं आएगा यहाँ पे। $1,000,000 क्वेश्चन पूछो, इस सिचुएशन में एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ तो नहीं आएगा? नहीं, ये मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैरा बजाहिर दिखने में एमसीएस ऑफ मैटर जैसा होता है, लेकिन है नहीं, ये उसका बड़ा भाई है। ये कौन है? फिर से बोले, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न एमसीएस ऑफ मैटर का बड़ा भाई है। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न एमसीएस ऑफ मैटर का बड़ा भाई है। पहले दोनों एक ही घर में रहते थे, पहले दोनों एक ही घर में रहते थे। ये जब आप इसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे ना, फिर आपको मेरी ये बात याद आएगी कि उसका बड़ा भाई है, क्योंकि जो असूल एमसीएस ऑफ मैटर के हैं वही असूल इसके हैं। क्या असूल थे एमसीएस ऑफ मैटर के? रेफरेंस दे नोट्स टू द अकाउंट्स का, क्लियरली एम्फसाइज मैटर स्टेट करे मैटर, और एंड पे कौन सी लाइन लिखे? ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। सारी चीजें यहीं पे। तो जब रिपोर्टिंग साइड पे जाएंगे फिर आपको ये ड्राफ्टिंग की तरफ, फिर आपको मेरी बात याद आएगी। क्या? दोनों भाई नहीं, क्योंकि ये उससे ज्यादा है। बड़ा क्यों कहा? छोटा भी तो कह सकता था। बड़ा कहने में भी कोई ना कोई तो रीजन होगी। हाँ, तो ये मटेरियल अनसर्टेनिटी, लेकिन याद रखें ये दोनों अलहदा हुए हैं इस यूनिवर्स में। एक पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट बता ना,
एक पैरेलल यूनिवर्स भी है, उधर अभी भी दोनों इकट्ठे रहते हैं। पैरेलल यूनिवर्स में कौन इकट्ठे हैं? छोटा भाई बड़ा भाई, गोइंग कंसर्न और एमसी द मैटर इकट्ठे हैं। वो पैरेलल यूनिवर्स पता है कौन? वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 रिव्यू एंगेजमेंट किधर है? वॉल्यूम 2 में। अदर एंगेजमेंट्स किधर हैं? तो वॉल्यूम 2 की कोई भी एंगेजमेंट जिसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न हुई, उसे किस पैराग्राफ में डालना वाला? शाबाश, एमसी द मैटर में। क्योंकि वो पैरेलल, वो भी रिवाइज नहीं हुआ, वो भी रिवाइज, ये वॉल्यूम 1 रिवाइज हुआ है, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो एक बात ज़हन में रहे, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न मैटर का बड़ा भाई है। इस यूनिवर्स में दोनों अलग हो गए हैं, पैरेलल यूनिवर्स में दोनों अभी भी इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं। चलिए, अब ये अनसर्टेनिटी समझ आ गया। यहां पे बताइए मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा क्यों नहीं ऐड हुआ? यहां पे मटेरियल अनसर्टेनिटी है ही नहीं, हेडिंग है मटेरियल अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसलिए मटेरियल अनसर्टेनिटी थोड़ी आएगा। यहां पे मटेरियल अनसर्टेनिटी है, क्यों? क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज की है। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट कहती है नहीं डिस्क्लोज करनी, कर लो जो करना, तो ये क्या होगा? डिस्क्लोजर का सही ना होना भी मिसस्टेटमेंट होती है क्या? डिस्क्लोजर एडिक्वेट ना होना भी क्या सिर्फ अमाउंट्स में होती है मिसस्टेटमेंट? डिस्क्लोजर में भी होती है, तो ये मिसस्टेटमेंट है। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो, और अगर परवेसिव है तो एडवर्स, और बेसिस फॉर क्वालिफाइड या बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में क्या करना है? इसको एक्सप्लेन कर दो। नेचर देख लें कोई प्रॉब्लम लग रहा है मुझे क्या भला? हाँ, पढ़ लिया आपका माइंड मैंने। आप ये सोच रहे हैं कि सर इधर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है ना? तो अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है, हमने इधर मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा ऐड किया है, इधर भी तो आना चाहिए मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा। हाँ, जब मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज ही नहीं किया, सही, तो एम्फसाइज किधर करेंगे, रेफरेंस किधर देंगे? और जब दूसरी बड़ी रीजन, जब उस चीज को बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन में एक्सप्लेन कर दिया, तो डुप्लीकेशन थोड़ी करेंगे। ये तो हमारा पुराना रूल है कि एक मैटर रिपोर्ट में एक जगह ही आता है, दो जगह पे नहीं आता। ये बात समझ आई कि नहीं आई कि इधर मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा है, इधर क्यों नहीं है ही नहीं मटेरियल, तो इधर तो है, फिर इधर क्यों नहीं है? क्योंकि वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन में हो गया। क्लियर? यहां तक आगे चले। ये तो है जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट हो तो क्या करना है। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है तो क्या करना है? इट डिपेंड्स कि मैनेजमेंट ने क्या किया है। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेसिस पे बनानी चाहिए, जिसे ब्रेकअप वैल्यू बेसिस भी कहते हैं, जिसे नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस भी कहते हैं। वो क्या होती है बेसिस? एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। शाबाश, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन करंट और मेजरमेंट भी फेयर वैल्यू पे। शाबाश। तो अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टिल गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही बनाई है, तो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत, सारी ही फारग है। ऐसा ही है ना, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एडवर्स ओपिनियन। इधर उसने ये नहीं लिखा इफ मटेरियल और इफ परवेसिव, उसने सीधा कहा सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तबाह बर्बाद हो गई। और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही बनाई है, यानी मैनेजमेंट ने काम ठीक किया है, फिर ओपिनियन कौन सा? अनमोडिफाइड। लेकिन उसके साथ एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे। 50 रुपए उस स्टूडेंट के लिए जो 2 सवालों के जवाब देगा। पहला सवाल, इधर एमसीज ऑफ मैटर क्यों आ रहा है? फ्रेमवर्क चेंज हो गया, ठीक है, दोनों ने ठीक जवाब दिया कि स्पेशल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज हो रही है, फ्रेमवर्क चेंज हो गया, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो गई। पहले गोइंग कंसर्न हुआ करती थी, अब नॉन गोइंग कंसर्न, तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो गया, इस वजह से एमसीज मैटर आ गया। क्लियर? अब दोनों में से जो जल्दी जवाब देगा 50 रुपए उसके। दूसरा सवाल, इधर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न क्यों नहीं आया?
हाँ शाबाश। पहले आधा उन्होंने बताया, फिर आधा उन्होंने। हाँ चले, शाबाश शाबाश शाबाश। क्योंकि इस केस में मटेरियल अनसर्टेनिटी है ही नहीं, ये तो कंफर्म हो गया है। देखिए ये सिचुएशन भी सर्टन है, ये सिचुएशन भी सर्टन है, ये सिचुएशन भी सर्टन है। अनसर्टेनिटी है तो सिर्फ इस सिचुएशन में। ये सर्टन है कि कंपनी चलेगी, ये सर्टन है कि कंपनी डूबेगी। तो सर्टन है कंपनी डूबेगी, अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ तो अनसर्टेनिटी हो तो आना चाहिए। क्लियर ये? तो इसीलिए यहां पे गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा नहीं आया। कौन सा पैरा आया? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। क्लियर है? एडवर्स के साथ डिस्क्लेमर नहीं दे। पहली चीज तो ये कि एडवर्स और डिस्क्लेमर दोनों नहीं आ। डिस्क्लेमर दे दे, एडवर्स रहने दे। जब ये फाइनेंशियल गोइंग कंसर्न असम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी है, ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन तो होता है कि हमें कोई चीज चाहिए और मैनेजमेंट ना दे, मैनेजमेंट कह रही है ये लेना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सही नहीं है, ये ज्यादा बात है। सही नहीं है। आप मुझे प्रैक्टिस का अपना एक्सपीरियंस याद आ गया। क्लाइंट के साथ ना लिस्टेड क्लाइंट था, उस पर हमने ना लिस्ट एग्री की होती है, इस डेट को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इस डेट को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरे जिम्मे बैंक का एरिया था, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डेट थी 25 तारीख। मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लेने के लिए गया, उसने कहा सर ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मेरे सामने रख दी। मैं उठाने लगा, कहने लगा सर आगे रिसीविंग तो दे दे, जो हमारे डायरेक्टर के साथ आपके पार्टनर ने डेडलाइन एग्री की हुई है उसकी रिसीविंग तो दे दे, ताकि पता चल जाए हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जो चाहिए थी। मुझे क्या करना चाहिए था? रिसीविंग दे दे, मैं रिसीविंग दे दी। उसके बाद देखा बीआरएस टैली नहीं थी, आधे से ज्यादा जो मेन अकाउंट था ना, मेन ऑपरेशन, उसकी बीआरएस टैली नहीं थी। मैं भागा गया, मैंने कहा ये क्या किया आपने? उसने कहा सर रिक्वायरमेंट पढ़ के देखे जो एग्री किया, उस पर ये लिखा हुआ है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, ये नहीं लिखा और टैली होना भी जरूरी है। ये अब आपकी अगली रिक्वेस्ट आ गई, आप अब अगली आज की डेट में हफ्ते बाद मिल जाएगी। अब देखिए ये मिस स्टेटमेंट थी किसको? क्या मैं ये कह सकता था पार्टनर को मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी? मैं क्या ये कह सकता था इन्फॉर्मेशन गलत दी है? तो इन्फॉर्मेशन ना होना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्सेस हमें ना होना वो और बात है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत होना, और यहाँ पे स्कोप लिमिटेशन है कि गलत है। आप जाके पार्टनर को ये कहेंगे सर देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे, कि ये कहेंगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी तो है लेकिन गलत वाली है, इसलिए एडवर्स ओपिनियन आएगा, स्कोप लिमिटेशन। क्लियर जी? आपके पास है 5 मिनट खुला टाइम। आपने ये पूरे स्टैंडर्ड को एक दफा जितना पढ़ाया है उतना पढ़ना है। स्टैंडर्ड 570 में से कुछ एग्जांपल्स निकाल के आपके सामने रखनी है। 570 में से कुछ, मैं तब तक वो एग्जांपल सेटअप कर लेता हूं, आप तब तक रीडिंग कर लें। ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट्स काइंडली आप लोग भी रीडिंग कर लें, ठीक है? रीडिंग कर लें, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड में से एग्जाम्पल हम शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। पॉज कीजिएगा जी। अब हम कुछ स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे उन इवेंट्स या कंडीशंस की जो डाउट क्रिएट करती हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे। सबसे पहले हम वो इवेंट्स या कंडीशन, कुछ इवेंट्स या कंडीशन मैंने मेंशन की है, लेकिन ये वो कंप्लीट लिस्ट नहीं है जो स्टैंडर्ड ने दी है। तो चूंकि वो केस स्टडी ज्यादातर तो इन्हीं फैक्टर्स के इन्हीं इवेंट्स या कंडीशन के गिर्द में आता है, लेकिन मे भी कोई और एग्जांपल उठा ले, इसलिए जरूरी है कि हम जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आईएस 570 में लिस्ट दी गई है वो सारी कंप्लीट पढ़ लें। क्लियर? तो आपने मुझे ओके कर दिया, पढ़ता जाऊंगा, समझ आ जाए तो ठीक, ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कह रहा ये लिस्ट है, किस चीज की लिस्ट है? ऊपर अगर हेडिंग देखें आप, ये इवेंट्स या कंडीशन दैट मे कॉस्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। यहाँ पे कहानी सुना रहा है, फैक्टर्स नीचे देख रहा है। अच्छा, फैक्टर्स की क्लासिफिकेशन कर रहा है, कुछ फाइनेंशियल फैक्टर हैं, कुछ ऑपरेटिंग फैक्टर्स हैं, कुछ लीगल हैं, कुछ अदर है। हमें इनकी क्लासिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये चीज जाननी है कि इनमें से समझनी है हर एक फैक्टर गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर सकता है। पहला, नेट लायबिलिटी और नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन। क्लियर हो गया? ये भी हमने पढ़ा, जब एसेट्स कम और लायबिलिटीज ज्यादा हो, कि किसी भी केस स्टडी में ये इंफॉर्मेशन या सिमिलर इंफॉर्मेशन डिफरेंट वर्ड के साथ बनाए पिक कर लेंगे, ये गोइंग कंसर्न का फैक्टर है। ये जिस तरह हम लिस्ट पढ़ते थे ना एम्फसिस ऑफ मैटर की, अदर मैटर की ऑर्डर मैटर के, इन सिचुएशन में रिपोर्ट में ये चीजें इंक्लूड करनी है, उसी तरह ये लिस्ट गोइंग कंसर्न वाली है। दूसरा, फिक्स टर्म बोरोइंग अप्रोचिंग मैच्योरिटी विदाउट रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिन्यूअल और रीपेमेंट। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है आपका लोन ड्यू है रीपेमेंट के लिए, लेकिन आपके पास ना तो पैसे हैं ना ही रिन्यूअल की कोई एक्सपेक्टेशन उम्मीद है। आर एक्सेसिव रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म एसेट्स। आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग से अपनी लॉन्ग टर्म नीड्स, फिक्स एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए यूज करें शॉर्ट टर्म लोन,
हालांकि आपने वो फाइनेंस में ये स्टडी किया होगा, वो पता नहीं सब्जेक्ट MFA होता था आपके ज़माने में, तो उसमें पढ़ा होगा कि वर्किंग कैपिटल नीड्स को शॉर्ट टर्म फाइनेंस से मीट किया जाता है और लॉन्ग टर्म नीड को लॉन्ग टर्म फाइनेंस से मीट किया जाना चाहिए। ये मॉडरेट स्ट्रेटजी होती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए शॉर्ट टर्म बोरिंग को यूज कर रहे हैं तो बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटजी है। इसका मतलब है आपके पास लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको कोई लोन देने को तैयार ही नहीं है। नेक्स्ट, इंडिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपको उधार माल दे बेचने को तैयार नहीं। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इंडिकेटेड बाय हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है। जैसे सेल्स कम हो, एक्सपेंसेस ज्यादा हो, उसी तरह कैश आ कम रहा है, जा नेगेटिव कैश फ्लो तो इसी को कहते हैं। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशोज, की फाइनेंशियल रेशोज एडवर्स है, नेगेटिव जा रही है। ये अहम फाइनेंशियल रेशोज कौन कौन सी होती हैं? जीपी रेशो और करंट। अब देखिए, लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोइंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट एसेट करंट लायबिलिटी की रेशो ज्यादा अहम है, डेट इक्विटी रेशो ज्यादा अहम है। तो करंट रेशो डिक्रीज होती जा रही है। यह है एडवर्स की फाइनेंशियल रेशोज। सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेज आर सिग्निफिकेंट डिटेरियोरेशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स यूज्ड टू जनरेट कैश फ्लोज। सबसे ऑपरेटिंग लॉसेज हो रहे हैं, एसेट्स की वैल्यू कम होती जा रही है। आसान अल्फाज में कह रहा है एसेट इंपेयर्ड हो गए, एसेट्स आपके इंपेयर्ड होते जा रहे हैं। एरियर्स आर डिस्कंटिन्यूड, डिविडेंड देना बंद कर दिया है। डिविडेंड कहां से दे? प्रॉफिट ही नहीं है। ये भी इंडिकेशन है। बात बात ऐसा होता है, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट पे प्रॉफिट शो करवा रही है, 5 साल से डिविडेंड ही नहीं दिया। इनकम स्टेटमेंट देखा बेतहाशा प्रॉफिट है, 5 साल से डिविडेंड दिया नहीं। एक इंडिकेशन है कि नहीं कि ये जो प्रॉफिट है ये काउंटिंग एडजस्टमेंट की वजह से है, कैश रियलाइजेशन नहीं हो रही। अकाउंटिंग में हेर फेर की वजह से काउंटिंग नंबर्स ऊंच नीच करके प्रॉफिट लिया जा रहा है। वरना जेन्युइन प्रॉफिट होता तो डिविडेंड ना पे किया जाता। चलो 1-2 साल नहीं डिविडेंड पे किया कि अच्छे प्रोजेक्ट हाथ में आए वो पूरे कर लें, ये अरसे तक 3-4 साल तक डिविडेंड पे ना करें, प्रॉब्लम है। इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट्स। अब क्वेश्चन में किसी जगह उसने कह दिया ना कि क्रेडिटर को ड्यू डेट्स पे पेमेंट नहीं हो रही, फौरन गोइंग कंसर्न पे पहुंच जाना। इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट। ये लोन एग्रीमेंट वाला तो हमने क्वेश्चन भी किया था, इमीडिएटली पेपर वाला, याद है? कोई नहीं याद? याद है तो बताइए, अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया हो और उसकी एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि 15 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, वरना लोन इमीडिएटली पेएबल हो जाएगा। 15 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट पे नहीं की गई, ब्रीच हो गया। लोन कहां आना चाहिए? पक्का करंट लायबिलिटी में। 5 जनवरी को ऑडिटर आया, उसने कहा ये आपने नॉन करंट में क्यों रखा हुआ है? उसने कहा सर निगोशिएशन चल रही है बैंक के साथ, वो अनकरीब हमें माफी दे देंगे और लोन की रीपेमेंट शेड्यूल रिवाइज कर देंगे। अभी भी करंट लायबिलिटी होना चाहिए। और अगर बैंक ने लिख के दे भी दिया, 10 जनवरी को लोन रीशेड्यूल कर भी दिया, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग? शाबाश शाबाश, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, स्टिल ये नॉन। इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस शीट डेट पे से करंट लायबिलिटीज में ही आना चाहिए। एग्री करते हैं? याद है केस स्टडी के? कोई नहीं याद? कोई नहीं याद? याद थी, चले अच्छी बात है, अभी पता चल जाता है। चेंज फ्रॉम क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजैक्शन विद सप्लायर। ये ऊपर हमने पढ़ लिया है कि सप्लायर्स ने फाइनेंशियल सपोर्ट देने से क्रेडिटर ने इनकार कर दिया, यानी उन्होंने कहा कैश पहले, सप्लाई बाद, माल बाद में देंगे, आप टाइम पे पैसे नहीं देते। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग फॉर एसेंशियल न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट और अदर एसेंशियल इन्वेस्टमेंट। अगर आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, प्रोजेक्ट चला रखे हैं, एक प्रोजेक्ट 70% के करीब कंप्लीट हो गया, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन मजीद 30% कंप्लीट करने के लिए पैसे चाहिए नहीं है कि नहीं? शो ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या है? मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट द एंटिटी आर ऑपरेशन। मैनेजमेंट का इरादा है कंपनी बंद कर देंगे, ऑपरेशन खत्म। लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। अहम लोग जो थे, जो ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी थे, छोड़ के चले गए। लॉस ऑफ मेजर मार्केट की कस्टमर फ्रेंचाइज लाइसेंस आर प्रिंसिपल सप्लायर। लेबर डिफिकल्टीज, मजदूर हड़ताल पे चले गए। शॉर्टेज ऑफ इंपोर्टेंट सप्लाईज, जो रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए वो शॉर्ट हो गया।
इमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कंपाइटर, नया कंपाइटर आ गया जिसने हमसे हमारी प्रोडक्ट से बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च की। नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल और अदर स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये आपको पता होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कमर्शियल बैंक्स के लिए रिक्वायरमेंट है कैपिटल कितना होना चाहिए। अगर वो लाइसेंस इशू करते हैं ना स्टेट बैंक या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी, उस लाइसेंस में कंडीशंस होती हैं, अगर कंडीशन पूरी ना की जाए लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एंटिटी दैट में इफ सक्सेसफुल रिजल्ट इन क्लेम दैट एंटिटी अनलाइकली टू बी एबल टू सेट, ऐसे लीगल केस जो कंपनी हार गई तो सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी, जुर्माना नहीं दे सकेगी। चेंजेस इन लॉ रेगुलेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू एडवर्सली इफेक्ट द एंटिटी, लॉ या रेगुलेशन में ऐसा चेंज आ जाए जो कंपनी को एडवर्सली इफेक्ट करे और अनइंश्योर्ड करे, ये आपको बता दिया इंश्योरेंस ना करवाइए। अच्छा अब सुन लें, एग्जाम में ये तो आपसे हरगिज नहीं पूछेगा ना कि मुझे लिस्ट दे दो ऐसे इमर्स या कंडीशन की जो डाउट क्रिएट करते हैं गोइंग कंसर्न पे, मर जाएगा, ये लिस्ट नहीं पूछेगा। फिर क्या करेगा, फिर क्या वो इनमें से कोई 1 2 या 3 या 4 या जितने वो चाहे, नॉर्मली 3-4 में रहता है, इवेंट्स उठाएगा, केस स्टडी में फिट करेगा और आपसे कहेगा बताओ क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, क्या करेंगे आप, जनरल और स्पेसिफिक दोनों, शाबाश। जनरल तो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसमें से रैंडमली जो कुछ अहम इवेंट या कंडीशन वो बता के आपसे प्रोसीजर पूछूं, ज्यादा नहीं, बस एक प्रोसीजर बता दीजिएगा तो मेरी तसल्ली हो जाएगी आप सही डायरेक्शन पे है। फौरी तौर पे एक बता दिया तो थोड़ा सा सोच के दूसरा भी बता देंगे, लेकिन एक प्रोसीजर लाजमी बताना है, लेकिन प्रोसीजर स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल नहीं। करेंगे स्टार्ट। अब मैं कोई भी इवेंट या कंडीशन आपके सामने रख दूंगा, घर जाके भी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा कि कोई भी इवेंट या कंडीशन आ जाए तो आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। क्वेश्चन में उसने कह दिया कि एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, नेट लायबिलिटी पोजीशन है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। मैनेजमेंट ने कहा सर नो प्रॉब्लम, हमें हमारी पेरेंट कंपनी की तरफ से लोन मिल जाएगा। बैंकों ने ना की है, पेरेंट कंपनी ने ना नहीं ना की, लोन मिल जाएगा। बताइए क्या प्रोसीजर, एग्रीमेंट देखेंगे, पेरेंट कंपनी ने वाकई किया, और अगर एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ तो फिर हाँ मिनट्स, जिस मीटिंग में डायरेक्टर की या शेयर होल्डर की मीटिंग में अप्रूवल हुई है उसके मिनट्स देखेंगे। और स्टैंडर्ड कहता है जब कभी कोई स्टेटमेंट दे ना, स्टेटमेंट दे, कोई कहे मैं 6 साल में सीए पूरा कर लूंगा, आपने 2 चीजें देखनी, सिर्फ लिखवा ना लो, 2 चीजें देखनी, एक इंटेंट, एक एबिलिटी। बाज़ औक़ात इंटेंशन होती है, एबिलिटी नहीं होती, बाज़ औक़ात एबिलिटी होती है, इंटेंशन है, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो हमने पेरेंट कंपनी की इंटेंशन भी देखनी है, एबिलिटी भी देखनी है। इंटेंशन कैसे पता चलेगी, एग्रीमेंट, एबिलिटी कैसे पता चलेगी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के। वो भी हमारी तरह बीमार हुई तो फिर हम कहेंगे भाई तुम्हारे अपने गुजारे के लिए पैसे नहीं है, इधर तुम 2 मिलियन इंजेक्ट करोगे, उसकी भी कोई पेरेंट। तो क्लियर, आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट। फिर बैंक से लोन लिया हुआ है, वो लोन की ड्यू डेट है जनवरी में। आपने मैनेजमेंट से पूछा था सर कोई बातचीत चल रही है, उन्होंने कहा सर उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। बताइए क्या प्रोसीजर करेंगे ये देखने के लिए कि बाकी सब कुछ ठीक है कि नहीं। अच्छा ब्रीच ऑफ लोन नहीं हुई, ब्रीच, अगर ब्रीच ऑफ लोन होती ना तो मैं आपसे कहता अभी के अभी इसको करंट क्लासिफाई करें। लोन ड्यू है 15 फरवरी को और कंपनी के पास कोई पैसे नहीं है लोन को रीपे करने के लिए। जो करेस्पॉन्डेंस हो रही है इनकी आपस में देखेंगे, अगर बैंक ने अप्रूव कर दिया ईयर एंड के बाद, रोल ओवर कर दिया, रोल ओवर रीशेड्यूल कर दिया लोन, उसकी अप्रूवल देख लेंगे। अगर रीशेड्यूल नहीं किया हुआ तो फिर इसका मतलब है ये करंट में नहीं जाएगा, ये तो ड्यू है, ये तो नॉन एडजस्टिंग है ना। गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे इफेक्ट आएगा वो हाँ। अच्छा यहां पे एक चीज में रखें, एग्जाम में जब आपको ये बताए ना कि इवेंट या कंडीशन है और 2 पार्ट्स पूछे, पहला पार्ट बताइए इस सिचुएशन में प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, आपने ये या ये प्रोसीजर बताना है। पार्ट बी में पूछे ना इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है, तो याद रखें आपने खुद से कोई कंक्लूजन नहीं देना, आपने खुद से इफ करके सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करना है। जब तक क्वेश्चन में खुद ना कह दे कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट है, जब अगर खुद से कह दे
तो फिर जो उसने कहा वही इंपैक्ट ऑन बोर्ड बताना है। लेकिन अगर खुद से ना कहे और अक्सर नहीं कहता सारा बताना। अभी सिचुएशन में अगर उसने कहा कि जी एज्यूमिंग बैंक लोन को रोल ओवर नहीं करता, तो आपने ये नहीं कहना डायरेक्ट गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट है। स्टिल आपने कहना है कि अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो ये करेंगे, मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं तो ये, और अगर नॉट अप्रोप्रिएट है तो ये करेंगे। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन में जितना मर्जी बड़े से बड़े मसले बता दें, अगर उसने खुद से कंक्लूजन नहीं ना दिया हुआ कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है या नॉट अप्रोप्रिएट, खुद से नहीं कहा हुआ, आपने भी खुद से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना। आपने ऑल पॉसिबिलिटीज को कवर करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का असूल होता है। आपको लग रहा होगा यार 5 मसले हैं, कंपनी कहां बचेगी है? मरीज को एक दो बीमारी हो तो बचने का चांस भी है, 5 मसले हैं, इसको इसने कहां बचना है? बस इसका डेथ सर्टिफिकेट की तैयारी करें, ऐसे करेंगे क्या? नहीं, स्टिल अटेम्प्ट करने का असूल है कि जब अगर क्वेश्चन में उसने कंक्लूजन नहीं दिया ना, सारी पॉसिबिलिटीज। हाँ, कुछ क्वेश्चन में क्या देता है कि आर्टिकल कंक्लूड्स दैट गोइंग कंसर्न इज नॉट एप्रोप्रिएट। फिर आपने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में क्या करना है? गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं भाई, अभी बढ़िया एग्जांपल्स हैं, अभी बढ़िया एग्जांपल्स हैं। सब्सटैंशियल ऑपरेटिंग लॉसेज हैं और कंपनी से आपने पूछा, उन्होंने कहा सर ये देखें फ्यूचर में हमारे कैश फ्लोज हैं, हम एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसे हम मार्केट कैप्चर कर लेंगे। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इसमें? स्पेसिफिक देखेंगे कोई प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट फेज है भी कि नहीं, उसकी मार्केट रिसर्च की गई है कि नहीं की गई, ये चीज देखेंगे नहीं। फिजिबिलिटी, हाँ, डिमांड देखेंगे, एक्सपेक्टेड डिमांड क्या है, क्या उसने फ्यूचर में जो कैश फ्लोज प्रोजेक्ट किए हैं उसमें जो मार्केट रिसर्च के मुताबिक डिमांड आ रही है वही है। अच्छा, एक जो मैंने आपको बताया ना कैश फ्लो फॉरकास्ट को वेरीफाई करने वाला एक क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये भी जो आपको बताया ना विंटर 8 क्वेश्चन 2, विंटर 8 था समय, विंटर, ये भी बड़ा अच्छा। उसमें उसने कहा कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की, सेल्स डबल, एक्सपेंसेस आधे, फिक्स एसेट सेम पिछले साल वाले। सेल्स को कैसे करेंगे वेरीफाई? मार्केट रिसर्च। अगर तो याद रखें न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है ना कंपनी, उसकी सपोर्ट में मार्केट रिसर्च होती है, फिजिबिलिटी। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का ही कह रहे हो ना कि 30% डिमांड बढ़ जाएगी, तो फिर पास्ट ट्रेंड हम देखते हैं वो सपोर्ट करता है कि नहीं 30, इस अजम्पशन को। ये तो हो गई सेल की। एक्सपेंसेस हम देखेंगे, एक्सपेंसेस सेल के साथ जो सेलिंग एक्सपेंस है, वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, वो सेल्स क्वांटिटी के साथ मूव होने चाहिए। अगर उसके साथ मूव नहीं हो रहे तो इंक्वायरी करेंगे क्यों नहीं हो रहे। फिक्स एसेट में क्या मसला था ये गैस करें जरा। 50 रुपए इनाम दूंगा, फिक्स एसेट उतने ही जितने पिछले साल थे, इम्पेयर्ड हो गए होंगे नहीं। सेल क्लाइंट ने हमें अगले साल की कैश फ्लो फॉरकास्ट दी, उसमें सेल्स पिछले साल की निस्बत डबल थी। हमने पूछा कैसे डबल हुई, उसने कहा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया। एक्सपेंसेस पिछले साल की निस्बत आधे थे, हमने पूछा कि उसने कहा कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी है। फिक्स एसेट्स हमने देखा, अब मैं आपसे इनकम और एक्सपेंसेस नहीं पूछ रहा, फिक्स एसेट हमने देखा वो उतने ही थे जितने पिछले साल थे। ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड हो चुकी, फिक्स एसेट में जा चुकी है पिछले सालों में। प्रोडक्ट इस साल में लॉन्च हुआ, प्रोडक्ट इस साल लॉन्च हुई और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पिछले साल में जा चुकी है। वो तो जिस साल अकर होती है उसी साल एक्सपेंस आउट होती है। एक्सपेंस नहीं सर, कैपिटलाइज हुई होती तो बढ़ना जाती। डेवलपमेंट कॉस्ट सर, डेवलपमेंट कॉस्ट। इसमें प्रॉब्लम ये थी, हमने मैनेजमेंट से ये पूछना था, करीब पहुंच गया लेकिन एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाए, कि भाई आप न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, उसके एसेट्स भी तो आने थे, उसके एसेट्स किधर हैं, उसके एसेट्स किधर हैं? और भाई एसेट, फिक्स एसेट भी इंक्रीज होने चाहिए थे ना, कि नहीं होने चाहिए? ये थोड़ी है फिक्स एसेट खरीदे नहीं है और नई प्रोडक्ट बनती जाएगी। वो एग्जिस्टिंग मशीनरी से न्यू प्रोडक्ट थोड़ी बनती है, उसका मॉडल लाता है, उसका सांचा लाता होता है, उसकी डाई लाता है नई प्रोडक्ट। और सोचिए, मजीद सोचिए, कंपनी ने क्यों फिक्स एसेट्स को नहीं बढ़ाया? क्योंकि फिक्स एसेट्स को बढ़ाने के लिए उन्हें शो करवाना पड़ता, पैसे कहां से आएंगे, और बैंक ने पैसे देने से इनकार किया हुआ है। तो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक होती है, वो उस स्टैंडर्ड में यही सिखाता है
कि जो मैनेजमेंट फ्यूचर की कैश फ्लो फॉर कॉस्ट देना, आपने उसकी अजम्पशंस को वैल्यूएट करना, और एक लफ्ज बोलता है, लफ्ज आपके सामने रख रहा हूं, कहता है आपने देखना है कि वो अजम्पशंस में इंटरनल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, अजम्पशन में इंटरनल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, ठीक है। जैसे एक्सपेंसिव सेम उतने ही जितने पिछले साल, सेल्स बढ़ रही, हमने पूछा सेल्स कैसे बढ़ी, उसने कहा सर इन्फ्लेशन हो रही है, प्राइस बढ़ाएंगे ना। तो हमने कहा इन्फ्लेशन तुम्हारी सिर्फ सेल्स में ही होगी, एक्सपेंस में नहीं होनी, ये इंटरनल इनकंसिस्टेंसी है, ये हमने कैश फ्लो फॉर कॉस्ट में इस तरह की चीजें देखनी है। आगे चलते हैं जी, वो कह रहा है जी इनएबिलिटी टू कंप्लाई, ये तो है आपने बता दिया कि वो बैंक के साथ देखेंगे रोल ओवर हुआ कि नहीं, शेड्यूल रिवाइज हुआ कि नहीं। हाँ, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, डायरेक्टर छोड़ के चला गया, कस्टमर, बल्कि आई कैप की केस स्टडी याद आ गई। हमारे 3 सप्लायर्स थे, हमारे 3 सप्लायर्स थे, तीनों के तीनों केपीके में, वहां से सप्लाई पंजाब भेजते थे। फॉर एग्जांपल जलजला आया, सैलाब आया, तीनों की फैक्ट्रियां तबाह। अच्छा हमारी फैक्ट्री नहीं, तो स्टूडेंट कहने लगा सर चूंकि हमारी फैक्ट्री बच गई है जो पंजाब में थी, केपीके में आया जलजला, तो गोइंग कंसर्न तो इशू नहीं है। क्या गोइंग कंसर्न का इशू है? मैंने कहा भाई सप्लायर कहां से है, सप्लाई कहां से आएगी? हाँ, अब आगे प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे? गोइंग कंसर्न का पहले तो ये आपने देखना है इवेंट या कंडीशन है कि नहीं गोइंग कंसर्न वाली है। अब आगे बताइए कैसे वैल्यूएट करेंगे? देखेंगे अल्टरनेटिव सप्लायर है कि नहीं, क्या वो चीजें ऐसी हैं कि अल्टरनेट सप्लायर मार्केट में कोई मौजूद हो, सर्च कर रहे हैं, क्या अरेंजमेंट किया किसी सप्लायर के साथ एग्रीमेंट, यहाँ के कंपनी बंद कर दिया, ठीक है। अगर कंपनी बंद कर दी है तो ये तो इसका मतलब है कि ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बल्कि एक और केस स्टडी से केस स्टडी निकलती है, एक और केस स्टडी याद आ गई। एक क्वेश्चन में उसने कहा कि यहाँ पे कहीं पे कह रहा है कि सप्लाईज अवेलेबल ना, ये शॉर्टेज ऑफ इंपोर्टेंट सप्लाईज। आई क्या अपने केस स्टडी में कहा कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस में है मुल्क और लोड शेडिंग हो रही है, प्लांट चलने के लिए बिजली मौजूद नहीं है, क्या ये इमरजेंसी कंडीशन है? अल्टरनेट प्रोसीजर, जनरेटर पे बड़ा कॉस्टली पड़ेगा। हाँ देखेंगे गैस कन्वर्जन ऑप्शन मौजूद है कि नहीं है, ठीक है, गैस कन्वर्जन ऑप्शन मौजूद है कि नहीं। उसने क्वेश्चन में कहा था गैस कन्वर्जन ऑप्शन मौजूद है लेकिन 1 साल लगेगा कन्वर्ट होने में, तब तक के लिए हमने फैक्ट्री बंद कर दी। बताइए अगर रॉ मटेरियल मौजूद नहीं है, और जैसे आजकल ये ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ये 1-1, 2-2 महीने के लिए प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं, प्रोडक्शन बंद करने से प्रॉब्लम कम होगी कि ज्यादा? कंपनी का नुकसान कम होगा कि ज्यादा अगर प्रोडक्शन बंद कर दें? हाँ, फिक्स कॉस्ट इनकर होने की वजह से, 2 रीजन की वजह से नुकसान ज्यादा होगा। फिक्स कॉस्ट तो होगी तो तनख्वाही तो देनी है, रेंट तो देना है, प्लस जो आपके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं पार्टी के साथ, अब वो टाइमली डिलीवर नहीं होंगे, उन पे हो सकता है डैमेजेस पे करना पड़े आपको। तो जब कभी ये कहे ना इंपोर्टेंट सप्लाईज मौजूद नहीं, रॉ मटेरियल मौजूद नहीं है, तो आपने सिर्फ इतना नहीं सोचना कि अल्टरनेट देखें है नहीं, आपने ये भी देखना है कि प्रोडक्शन रुक गई है, हमने जो ऑर्डर एग्री किए हुए थे वो पूरे नहीं हो सकेंगे टाइमली बेसिस पे, उसकी पेनल्टी का क्या? भाई वो भी इफेक्ट है कि नहीं फाइनेंशियल? ये तैयार रहे, इनमें से कोई लेबर डिफिकल्टी, कह रहे मजदूर हड़ताल में चले गए, मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट ने कहा सर ये तो बस वैसे फॉर्मेलिटी पूरी कर, हमारा अंदर खाते इनके साथ एग्रीमेंट हो चुका है, ये 2-3 दिन में खत्म सारी हड़ताल। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? लेबर से एग्रीमेंट कर लेंगे, लेबर यूनियन के कोई जो उनका प्रेसिडेंट वगैरह जो भी ऐसा उससे पूछ लेंगे, एग्रीमेंट देखेंगे आपस में रीच हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या आप इस काबिल हैं कि इसमें से कोई भी 2 या 4 यूमर्स या कंडीशन, याद रखें ओपन बुक एग्जामिनेशन है, वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन हरगिज नहीं देगा, कंसेप्ट यही यूज करेगा, यही इंफॉर्मेशन उठा के आपके सामने रखेगा, कहेगा बताओ इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, तो बताने के काबिल हैं क्या आप? पक्की बात है। चलिए फिर आगे चलते, ये तो इमर्जेंसी कंडीशन हो गए, ये था ये वाला कंसेप्ट, और ये वाला, इस इंफॉर्मेशन को वो क्वेश्चन में देगा और आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा ये। अब आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। स्टैंडर्ड ने हमें कुछ एग्जांपल्स दी हैं, 3 एग्जांपल ये अपेंडिक्स में। इलस्ट्रेशन 1, एन ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग अनमोडिफाइड ओपिनियन है, उसने हमें ऐसा रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया है
जिसमें ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैज कंक्लूडेड that a material uncertainty exists and disclosure in the financial statement is adequate. कौन सी वाली सेशन है बताइए, इसको नंबर दे दूं मैं ताकि आप मुझे आसानी से बता सकें। एक मिनट है, ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये जो छुपा हुआ नंबर 5। बताइए कौन सी वाली सिचुएशन है? 2 अनमोडिफाइड ओपिनियन और मटेरियल अनसर्टेनिटी का पहला आना चाहिए। देखते हैं उसने फॉर्मेट में क्या किया हुआ है। इलस्ट्रेशन 1 है ना, ISA 570 के अपेंडिक्स में इलस्ट्रेशन 1, ये आगे ये उसने फैक्ट्स बताए हुए हैं, ये पढ़ने ना पढ़े एक बराबर है। फॉर्मेट आ गया, ये रिपोर्ट है, ओपिनियन है। कौन सा ओपिनियन, कैसे पता चला? अगर क्वालिफाइड ओपिनियन होता, यहां पे क्वालिफाइड लिखा होता, क्वालिफाइड ओपिनियन, और नीचे लिखा होता बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन होता, यहां पे एडवर्स ओपिनियन लिखा होता, यहां पे बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। डिस्क्लेमर होता तो यहां पे लिखा होता और यहां पे डिस्क्लेमर ओपिनियन लिखा होता। ये अनमोडिफाइड ओपिनियन में सिर्फ ओपिनियन लिखा होता है। इसके बाद नेक्स्ट पैरा कौन सा होगा बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद? क्यों? की ऑर्डर मैटर नहीं आता, लेकिन कंपैरेटिवली ये ज्यादा अहम है। देखिए मटेरियल अनसर्टेनिटी पहले और की ऑर्डर मैटर बाद में। अब देखते हैं वो कैसे ड्रा करना आता है आपको। चले फिर करके दिखाएं। नहीं ना 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 ना, अब तो करना पड़ेगा, इतने कॉन्फिडेंस से कहा भाई ने। मैं कर लेंगे सर, कर लेंगे, करे ना भाई। जिस दिन ड्राफ्टिंग ने की उस दिन नहीं कुछ सीखा हमने। क्या ड्राफ्ट करने लगे भला? अब हम ओपिनियन सेक्शन ना करें, सिर्फ मटेरियल। चलें ऐसा करते हैं, अभी नहीं करते, अभी मैं आपको सिखा देता हूं। जब पास पेपर का क्वेश्चन आएगा फिर कर लेंगे, ठीक है? चले कह रहा है वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर XXS इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहली कंडीशन पूरी हो गई। अच्छा हेडिंग देखे क्या है? वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट द, ठीक है, which indicates that company incurred a net loss of ZZZ amount during the year ended December 31, and as of the date the company current liability exceeded its total assets by y. अब ये देखे, यहां तक उसने नोट्स अकाउंट्स का रेफरेंस दिया, यहां पे वो मैटर बता रहा है जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न। एमसीक्यू मैटर में भी तो ये होता था, नोट्स अकाउंट्स का रेफरेंस देता था, फिर क्लियरली स्टेटेड मैटर जिसको एम्फसाइज करना है। अच्छा लेकिन यहां पे ना कुछ एमसीक्यू मैटर में आगे लिख देता था आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। यहां पे मजीद कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो ये कह रहा है कि मैंने मैटर तो बता दिया, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि ये गोइंग कंसर्न पे अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। मैटर बता दिया, देखिए मैटर बता दिया कि नहीं? एमसीक्यू मैटर होता तो काफी था, लेकिन गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी पे अगली स्टेटमेंट भी आपको देनी पड़ती है। एज स्टेटेड इन नोट 6 these events are condition along with other matter as set forth in note 6 indicate that a material uncertainty exists that may cause significant doubt on company's ability to continue as going concern। ये सेंटेंस भी ऐड होना है जो क्लियरली बगैर किसी डाउट के ये ऐलान कर रहा है कि कंपनी में नॉट बी गोइंग कंसर्न। डाउट है गोइंग कंसर्न पे, क्लियरली ऐलान कर रहा है। फिर एंड पे वही आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। क्लियर हुआ कैसे ड्राफ्टिंग करनी है? ड्राफ्टिंग कर लेंगे, लेकिन आप ये वाली लाइन लिखना भूल जाएंगे, मुझे कंफर्म है। एज स्टेटेड इन नोट X the events are condition along with other matter indicate that a material uncertainty exists that may cause significant doubt on company's ability to continue going concern। ये लाइन आपने भूल जानी है। आप समझेंगे जैसे एमसीक्यू मैटर है एग्जैक्ट वैसा ही है, हालांकि यहां पे क्लियरली स्टेट करना पड़ता है क्या कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर रही है। भाई ये एग्जांपल क्लियर हो गई। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, वापस आ जाए। सेकंड इलस्ट्रेशन ये क्या है? आइटम्स बोर्ड कंटेनिंग ए क्वालिफाइड ओपिनियन when the auditor has concluded a material uncertainty exists and that the financial statements are materially misstated due to inadequate disclosure। मटेरियल अनसर्टेनिटी है, डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं है। कौन से वाली सेशन है? थर्ड। इसमें बस क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन है, कोई एक मटेरियल है ना तो क्वालिफाइड ओपिनियन होगा। परवेसिव तो उसने क्वेश्चन में बता दिया मटेरियल। इसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पहला तो नहीं आएगा। क्यों? मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो कर रही है,
चलो यार वही चीज हम बेसिक क्वालिफाइड ओपिनियन में डिस्कस कर रहे होंगे। इसका मतलब है वही चीज जो यहाँ पे उसने मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न में डिस्कस किया है, तकरीबन वही चीज यहाँ पे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में डिस्कस करा। अभी देखते हैं ये तो है इंट्रो है इसका। क्वालिफाइड ओपिनियन देखा, अब की बार उसने सिर्फ ओपिनियन नहीं लिखा, क्वालिफाइड ओपिनियन लिखा। ये तो इंट्रोडक्टरी मैटर है, ये भी आपको पता है रूटीन का मैटर होता है, एक्सेप्ट फॉर द इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन रेफर बेसिस। असल जो उसने एक्सप्लेन किया कहाँ एक्सप्लेन किया होता है, ओपिनियन में नहीं, कहाँ, और बेसिस फॉर ओपिनियन में। अब देखें एज डिस्कस्ड इन नोट 5 द कंपनी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। अच्छा अब उसने चेंज कर लिया एग्जांपल, पिछली एग्जांपल किसके ऊपर थी, वो थी नेट लायबिलिटी पोजीशन और लॉसेस के ऊपर, अब की बार उसने लोन के ऊपर दे दी। कह रहा है डिस्कस इन नोट 5 द कंपनीज फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एक्सपायर एंड अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग आर पेबल ऑन मार्च 19 2022। कंपनी हैज बीन अनएबल टू कंक्लूड रीनेगोशिएशन और ऑब्टेन रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग। ये आपके प्रोसीजर्स में आएंगे, रीनेगोशिएशन या रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग। दिस सिचुएशन इंडिकेट्स दैट ए मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। नोट्स का कौन सा रेफरेंस भी दे दिया, बताया था ना, क्वालिफाइड बेसिस फॉर क्वालिफाइड वगैरह में भी नोट्स का कौन सा रेफरेंस आता है। That may cause significant doubt on entity's ability to continue as going concern। क्लियरली लिख दिया, यहां पे नोट्स का रेफरेंस दिया, यहां पे मैटर को बता दिया, और मैटर के साथ ये भी लाइन क्लियरली लिख दी ऐलान करके, क्या डाउट है मटीरियल अनसर्टेनिटी। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज। अच्छा ये नहीं लिखा आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। हाँ मॉडिफाई हो तो गया है, शाबाश, ये ना जिस बात की होगा इधर भी लिखा आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, यहां पे तो उसकी वजह से हो रहा है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस मैटर। लन जी चलिए अब क्वालिफाइड भी, अब आगे देखते हैं और क्या एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल, an auditor's report containing an adverse opinion when the auditor has concluded that a material uncertainty exists and the financial statement omit the required disclosure relating to material uncertainty। थर्ड, अब ये कौन से वाला है, ये भी यही है, यही है एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, डिस्क्लोजर ओमिट हो रहा है फैक्ट पर बेसिस है। अब भी मेरा हाल है तकरीबन वही फैक्ट होगा जो यहां पे है, लेकिन अब की बार मुझे एक ही चीज लग रही है कि नोट्स व अकाउंट्स का रेफरेंस शायद ना हो। नेचर देखें ना, डिस्क्लोजर ओमिट किया है, डिस्क्लोजर है ही नहीं तो रेफरेंस किस चीज का देंगे। चलिए देखते हैं, वैसे ये मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है, अभी देखते हैं क्या करता है। एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, हाँ नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्क्लोजर है ही नहीं है, बताइए किसको करें, वरना नॉर्मली आपको पता है हम हर केस में रेफरेंस देते हैं। द कंपनीज फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एक्सपायर्ड एंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग वाज पेएबल एट दिसंबर 31 2000। द कंपनी हैज बीन अनएबल टू कंक्लूड रीनेगोशिएशन और ऑब्टेन रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग एंड कंसीडरिंग फाइलिंग फॉर बैंकरप्सी। कंपनी खुद बैंकरप्सी के लिए फाइल कर रही है। This situation indicates that a material uncertainty exists that may cause significant doubt on the company's ability to going concern. The financial statement do not adequately disclose this fact. एडवर्स ओपिनियन की कंडीशन पूरी कर रहा है। अब ये बेसिकली जो उसने पैरा दिया है ना, ये जैसे 705 और 570 दोनों के रूल इस पे लग रहे हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, सारी चीज। अब आते हैं हम अपने कुछ एग्जाम क्वेश्चंस की तरफ। मैं भी तो कंसेप्ट पढ़े हैं ना, अभी तो देखने आई कैप कैसे टेस्ट कर रहा है। पहला क्वेश्चन, मिस्टर बुरहान इज वर्किंग एज ऑडिट मैनेजर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। द ऑडिट टीम्स हैव ब्रॉट द फॉलोइंग मैटर टू हिज अटेंशन। अब ये मैटर नीचे लिखा हुआ है। There are multiple uncertainties which impact the ability of Link Telecom Limited to operate as a going concern। Going concern को अंडरलाइन कर ले, कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया, गोइंग कंसर्न वाला क्वेश्चन, गोइंग कंसर्न वाला स्टैंडर्ड। गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड कौन सा है, 570। शाबाश। An important assumption in the working paper provided by client is the continuous financial support from parent company। पेरेंट कंपनी ने कहा बेफिक्र रहे, हम आपको कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। The team in charge wants guidance as to how the validity of this can be evaluated। Explain how the audit team should deal with the above situation। जरा बताइए
कैसे ये जम्पशन चेक करेंगे कि वाकई पेरेंट कंपनी की तरफ से कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट होगी कि नहीं? जनरल प्लस स्पेसिफिक दोनों फैसला, बड़ा फैसला पहले करें, सिर्फ स्पेसिफिक के जनरल प्लस स्पेसिफिक। अगर तो आप में इतनी हिम्मत है कि स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आप 5-6 बता सकते हो तो फिर स्पेसिफिक प्रोसीजर ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, वरना मुझे इस सिचुएशन में इतने प्रोसीजर याद नहीं, मैं तो स्पेसिफिक के साथ जनरल भी मिला दूंगा। स्पेसिफिक बताएं, जनरल तो बता ही देंगे। पेरेंट कंपनी के साथ एग्रीमेंट वो देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की अप्रूवल, हाँ इंटेंशन तो पता चल गई, इंटेंशन तो एग्रीमेंट से पता चल गई, इन्होंने लिख के दे दिया। एबिलिटी कैसे पता करें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखें, फाइनेंशियल पोजीशन में वो बात कवर हो जाती है कि उसकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन भी देखेंगे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी देखेंगे, पास्ट में वो सपोर्ट प्रोवाइड करती रही है कि नहीं करती रही। क्लियर हो गया कि आपसे पूछ क्या रहा है, आपने बताना क्या है। क्वेश्चन 2, अब ये एक लेंथी क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट में कह रहा है evaluate the above situation and state the procedure which you would perform as an auditor in the above situation। अब ऊपर से सिचुएशन दिया, 5 सिचुएशन दिए, क्या हर सिचुएशन के लिहाज से स्पेसिफिक प्रोसीजर बता सकते हैं? बताने तो पड़ेंगे। जनरल प्रोसीजर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, 4-5 प्रोसीजर जनरल, 4 प्रोसीजर आ जाएंगे। इसका मतलब है 1-1, 2-2, किसी का 1 किसी के 2, किसी का 1 किसी के 2 प्रोसीजर कंफर्म बताने हैं, कोशिश करेंगे 2-2 प्रोसीजर बताएं। अच्छा यहाँ पे प्रोसीजर तो सारे बता देंगे। पार्ट बी में कह रहा है डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव इश्यूज ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। क्वेश्चन के अंदर जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा उसने कहीं पे ये नहीं बताया गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, नॉट एप्रोप्रिएट है या मटेरियल साइलेंट है, तो क्या करेंगे? ऑल पॉसिबिलिटीज को कवर करेंगे, ऑल पॉसिबिलिटीज को कवर करेंगे। हाँ ये अलग अलग नहीं, ये पार्ट ए इटसेल्फ एक ही क्वेश्चन है। इसमें अगर आप ये समझ रहे हैं वन सब पार्ट रोमन वाला 1 2 3 4 5 अलग-अलग सॉल्व करना, अलग-अलग नहीं है उसने। हाँ प्रोसीजर भी एक साथ लिख सकते हैं, या ज्यादा बेहतर है एक ही सफे के ऊपर 1 2 करके प्रोसीजर लिख दें, 1 के लिए ये प्रोसीजर है, 2 के लिए ये प्रोसीजर, ये ज्यादा बेहतर मुझे लगेगा। वरना आप आइडेंटिफाई किए बगैर 1 2 3 4 5 नंबरिंग किए बगैर भी सीधे प्रोसीजर दे सकते हैं सबके, यानी पार्ट ए को एग्रीगेट बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं और पार्ट ए के हर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के अलग-अलग प्रोसीजर भी बता सकते हैं, और एंड पे जनरल सारे इकट्ठे बता दें। ये जरा ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन मुझे लग रही है, दोनों तरह से एक्सेप्टेबल है। स्टार्ट करते हैं जी। कास्मी स्टील लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज इनकर्ड ए नेट लॉस ऑफ रुपीज 306 मिलियन। पहली कंडीशन तो इधर से ही आ गई, नेट लॉस आ गया, अंडरलाइन कर लेंगे इसको। इसके लिए तो कोई प्रोसीजर बताने की जरूरत नहीं, स्पेसिफिक नेट लॉस है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आल्सो अवेलेबल एट द ईयर एंड द कंपनीज cumulated losses amounted to rupees 17 million whereas its net equity was नेट इक्विटी पॉजिटिव है लेकिन क्यूमुलेटेड लॉसेस 17 मिलियन हो गए। इसका मतलब है रिजर्व सारे का सारा उड़ गया। क्लियर? इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर है आपके जहन में? नहीं, मेरा ख्याल है जनरल प्रोसीजर इसको कवर कर देंगे कि फ्यूचर में कैश फ्लो इंप्रूव करने का आपका क्या प्लान है, हम उसकी फिजिबिलिटी को वैल्यूएट करेंगे। जनरल प्रोसीजर मुझे लगता है इसको कवर कर देंगे। सेकंड, ड्यूरिंग द ईयर QSL हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन। मजीद कंडीशन आ गई, डिफॉल्ट करें, गोइंग कंसर्न डाउट का इवेंट है कि नहीं, इसको भी इंटरनल करेंगे। मैनेजमेंट इज हाउएवर क्वाइट होपफुल दैट लेंडर वुड एग्री टू रीशेड्यूलिंग। ये पकड़े यहां पे से, मैनेजमेंट होपफुल है, क्या हम उनकी होप पे यकीन कर लें? क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? कंफर्मेशन लेंगे लेंडर से, क्या वो किसी कंक्लूजन में पहुंच गए हैं। अगर कोई एग्रीमेंट साइन हो गया, एग्रीमेंट की कॉपी ले लेंगे, उसको इंस्पेक्ट कर लेंगे। एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ लेकिन बैंक के लेंडर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल की कॉपी लेने की कोशिश करेंगे, या उनकी आपस की कम्युनिकेशन जो हमारा क्लाइंट और लेंडर की कम्युनिकेशन है उसको देखेंगे। क्लियर? Next third, management believes that company's profitability has been hampered on account of soaring electricity prices along with a fall in demand for steel which have had a negative impact on price of its finished products. मैनेजमेंट कह रही है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं,
स्टील की डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से फिनिश गुड की प्राइसेस कम है, यानी रेवेन्यू कम हो रहा है और कॉस्ट बढ़ रही है। Moreover, its production has also suffered on account of prevailing energy crisis. Consequently, management has decided to discontinue its operation temporarily. मैनेजमेंट ने अपने ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इससे रिलेटेड? इंडस्ट्री ट्रेंड कैसे? मैनेजमेंट की इंटेंशन है कि अपने ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर लेंगे टेम्परेरीली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल कि डिसकंटिन्यू करेंगे कि नहीं, और अगर डिसकंटिन्यू करेंगे तो क्या इसका इम्पैक्ट फ्यूचर कैश फ्लोज पे रिकॉर्ड किया गया है कि कॉस्ट इसी तरह इनकर होती रहेगी, ठीक है, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो ड्यू डेट पे डिलीवर नहीं हो पाएंगे, उनके डैमेजेस की प्रीमियम रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये क्लियर? टेम्परेरी क्लोज करने के कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं कैश फ्लो में इनकॉर्पोरेट हुए कि नहीं। नेक्स्ट, टू काउंटर द इम्पैक्ट ऑफ हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कंपनी इंटेंड्स टू कन्वर्ट इट्स प्लांट टू रन ऑन गैस एज वेल। अच्छा, ये बड़ी मुश्किल से आप आइडेंटिफाई कर पाए, कम से कम मैंने तो मुश्किल से आइडेंटिफाई किया था। यहां पे वो कह रहा है प्रोडक्शन हैज सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेलिंग एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस में क्या फर्क है? एनर्जी में सारा कुछ। तो मुझे ये बताइए, क्या इसका ये मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट अगर गैस पे कन्वर्ट होना चाह रही है तो गैस पे भी क्राइसिस मौजूद है? क्या आपके ख्याल में बेहतर सोल्यूशन है, मसले से निकालेगा? हाँ, फिजिबिलिटी देखेंगे इसकी कि क्या कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गैस इंश्योर की गई है। चलिए नेक्स्ट, द मैनेजमेंट हैज इन्फॉर्म्ड यू दैट इट वुड नीड टू इंस्टॉल ए गैस कन्वर्टिंग यूनिट व्हिच वुड बी इंपोर्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 30 मिलियन। एक लगाए मैनेजमेंट को, जैसे मैनेजमेंट ने ये कहा हमसे। क्यों? पैसे हैं। कैसे पता चला पैसे नहीं है? ऊपर उसने कहा नेगेटिव डिफॉल्ट किया है, एग्जिस्टिंग पैसे आप देने, कहा किधर ये डिफॉल्ट किया है, तो 30 मिलियन कहां से आएगा? 30 मिलियन मैनेजमेंट से कहेंगे क्या सोर्स है फाइनेंसिंग का, इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या। However, as the process of installing the gas conversion unit and completing the necessary formalities would take at least a year, therefore the management is negotiating to lease the plant to Nadeem Enterprises for a period of 1 year. वो कह रहा है भाई ये प्लांट किराए पे दे दें नदीम एंटरप्राइजेस को। तो अब तो नदीम एंटरप्राइजेस को जैसे ही लीज पे देंगे हमारे सारे मसले हल, वो पैसे ही पैसे आना शुरू हो जाएंगे। आपके मुझे सिर्फ एक रीजन बताएं, आपके ख्याल में ये लीज एग्रीमेंट ये कंपनी के लिए फेवरेबल होने जा रहा है कि नहीं? क्यों नहीं? एनर्जी क्राइसिस प्लांट तो जो मसले इस कंपनी को है वही नदीम एंटरप्राइजेस को भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब है लीज पे शायद देने में कामयाब हो जाए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा रेंट की उम्मीद नहीं है। और कैसे वैल्यूएट करेंगे कि इस लीज का इंपैक्ट सही फ्यूचर कैश फ्लोज में इंक्लूड किया गया है? रेंटल इनकम एग्रीमेंट, नदीम एंटरप्राइजेस के साथ कोई एग्रीमेंट अगर किया गया है, देखेंगे उसमें लीज रेंट क्या टैप आया है, वही हमारे कैश फ्लो फॉर कॉस्ट में होना चाहिए। और अगर कोई रेंट अभी एग्रीमेंट तैयार नहीं पाया, मैनेजमेंट ये कहती है, तो हमें इस सिचुएशन को सामने रखते हुए ये जहन में रखना चाहिए रेंट एग्रीमेंट की अमाउंट स्मॉल होगी, लार्ज अमाउंट नहीं होगी, क्योंकि ये नदीम एंटरप्राइजेस के लिए भी कोई फेवरेबल डील नहीं है। डन जी, क्लियर? आगे चले। अच्छा, इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट में क्या बताएंगे? अब क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ लिया। क्वेश्चन में कहीं उसने बताया कि एप्रोप्रिएट है या नॉट एप्रोप्रिएट है या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो क्या करना है हमने? सब बता देंगे, सब याद होगा आपको। ये ड्राफ्टिंग करें, ड्राफ्टिंग आपने कहा था बहुत आसान ड्राफ्टिंग है। You have recently completed review of annual audit working papers of private limited company. Although the financial statements of the company have been prepared on going concern basis, your review indicates that company can no longer be considered a going concern. यहाँ पे डिसीजन दे दिया क्या? कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। You are required to draft a suitable audit report in prescribed format on the financial statement which have been prepared on a going concern basis. Financial statement किस बेसिस पे बनी है? Going concern. You may make whatever assumption you consider necessary. You are not required to reproduce full contents of that. पर पुराना क्वेश्चन 15 नंबर का, मुझे सारी रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 चीजों का जवाब चाहिए आपसे। पहला, एमसीक्यू में मैटर पैराग्राफ आएगा कि नहीं? भाईजान टाइम मांग रहे हैं, कर ले फैसला।
हाँ एमसीएस मैटर नहीं आएगा। एमसीएस मैटर उस वक्त आता गोइंग कंसर्न नॉट अप मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल्टरनेट बेसिस पे बनाए, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग का ये कौन सी वाली सिचुएशन है भला? ये फोर्थ वाली एडवर्स ओपिनियन आएगा। ये इसमें की ऑडिट मैटर पहले आएगा नहीं, की ऑडिट मैटर आएगा कि नहीं पहले ये बता, क्यों नहीं आएगा? एडवर्स ओपिनियन में की ऑडिट मैटर नहीं आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एडवर्स ओपिनियन हो तो की ऑडिट मैटर आ सकता है कि नहीं? तो ये बताया ना, अभी तो केस स्टडी भी की थी यार। तो फिर इसमें आएगा कि नहीं आएगा? कुछ प्रॉपर नहीं बताया। वो क्या बता तो रहा है सारा कुछ, और क्या बताया बेचारा। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, आप इसमें एडवर्स ओपिनियन बता देंगे, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन भी अभी आपने मुझे लिख के दे देना, मुझे पूरा यकीन है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ऑडिट मैटर आएगा कि नहीं। अब आएगा कि नहीं है? अच्छा ये घुमा फिर आके कहना सर पुराना स्टैंडर्ड है तब नहीं आता। अगर कोई ऐसे दूसरे इवेंट हो जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट है, करंट ईयर के हैं, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए गए हैं, फिर खा गया। मैं बोलता ना सीफैप में एक एक लफ्ज से कहानी बदलती है। ये जरा आप देखिए, क्वेश्चन में उसने ऊपर इंफॉर्मेशन दी है। ये क्या है? ISA 701 किन कंपनीज में अप्लाई होता है? अब आप निकालेंगे इसमें से। अगर ऑडिटर चाहे, अगर लॉ रिक्वायर करे तो फिर प्राइवेट कंपनी में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए जी ठीक मान लेते हैं, लेकिन वन वर्ड आंसर पहले क्या लिखना है इसका? पहले आंसर, क्योंकि लिस्टेड नहीं है। अब जरा मुझे ड्राफ्टिंग कर दें इसकी। सिर्फ बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, और बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में भी सिर्फ ये वाला रेलिवेंट पोर्शन करें जी। शाबाश शाबाश। ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी पास कीजिए लेक्चर को थोड़ी देर के लिए, और बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन इसका ड्राफ्ट कीजिए जी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले आपसे सबसे पहले प्रॉब्लम, नोट्स ऑफ अकाउंट्स का रेफरेंस नहीं दिया। क्यों नहीं होगा? मैटर क्यों नहीं डिस्क्लोज किया? गोइंग कंसर्न पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये लिखा होगा कि नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे बनी है? हालांकि गलत लिखा हुआ है, लिखा तो होगा ना। तो हम अपने पैराग्राफ में रेफर नहीं करेंगे भाई, वो जो बात लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है। ये केस नहीं है कि डिस्क्लोजर दिया ही नहीं हुआ, वो तो जो दिया लेकिन गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई, गलत बनाई है, एग्रीड। तो डिस्क्लोजर में भी तो ये लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस, जो गलत है, इसका रेफरेंस आना चाहिए था। दूसरा आपने लिखा है गोइंग कंसर्न इज नॉट एप्रोप्रिएट बट मैनेजमेंट प्रिपेयर फाइनेंशियल में गोइंग कंसर्न बेसिस, दिस इज ए मिसस्टेट। मैंने गोइंग कंसर्न ऑप्शन नॉट एप्रोप्रिएट है, किन रीजंस की वजह से? क्या वो इवेंट्स या कंडीशन यहां पे लिखने चाहिए थे कि नहीं, कि जनरल बात कर देनी चाहिए कि गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट है? किस वजह से? कोई प्रोडक्ट फेल हुई है, कोई मेजर सप्लायर छोड़ के गया है, मेंशन अज्यूम। इधर क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? यू मे मेक व्हाट एवर अजम्पशन यू कंसीडर नेसेसरी। इसका क्या मतलब है कि जो अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन बेसिस ड्राफ्ट करने के लिए जरूरी है वो आप अज्यूम करें। कोई भी जितने भी इवेंट्स है कोई से भी लिख देते कि ये दो मसले हो गए, वो ठीक होता। ठीक है, वी ड्रॉ अटेंशन नहीं, ये एमसीएस मैटर के अल्फाज है। एज मोर फुली एक्सप्लेन्ड इन नोट नंबर इतना, ये है मॉडिफिकेशन के अल्फाज। कम्युलेटेड लॉसेस हैं, नेट लायबिलिटी हैं, डेट फाइनेंशियल मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, आपने क्या लिखा? हाँ, ये जिस चीज को देख के पिक किया था ना इनका उस चीज को काट दिया। बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन के एंड पे क्या ये लिखा ना, इन्होंने नहीं लिखा हुआ, पहले लिखा था का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा होना चाहिए? वो तो ओपिनियन में आएगा, वो तो हाँ ये लिख सकते हैं कि बेसिस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दीज फैक्ट्स।
ये लिख सकते हैं कि डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं, ये ओपिनियन है, शाबाश। फिर आपने फाइनेंशियल प्रीपेड नोट्स तो अकाउंट का रेफरेंस नहीं दिया, लॉसेस रीजन बता दिया आपने, ये अच्छा किया, शाबाश। चलिए ये ड्राफ्टिंग कैसे करने हैं ये समझ आ गया आपको, चलिए आगे चलते हैं। ना 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 अच्छा एक छोटा छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा तो भी एक तरह ये ले, ये तो फटाफट आप कर लेंगे। चल जबानी कर ले, जबानी कर ले आगे। कर कहाँ लिया था, ये कर लिया था? अच्छा ये एमसीएस मैटर में किया था, तो बताइए क्या गलती है? क्योंकि ये एमसीएस मैटर पैराग्राफ में गोइंग कंसर्न है, ऊपर एमसीएस मैटर पैराग्राफ है, ये गोइंग कंसर्न मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा आना चाहिए। और रेफरेंस भी नहीं है, दो हो गए। और our opinion is not modified aspect of this matter, और तीन हो गए, चौथा बताएंगे तो छुट्टी हो सकती है, वरना नहीं। ये लाइन ठीक लिखी हुई है, these conditions indicate the existence of material uncertainty that company may not be able to continue as going concern। नहीं ये गोइंग कंसर्न के assumption है, चलो ठीक है, ये ठीक मान लेता हूं, ठीक है, आपने एरर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। अब अगर आप कहें तो 1 मिनट सिर्फ आपकी जियारत करवा दें प्रैक्टिकली किसी कंपनी की जिसमें गोइंग कंसर्न का इशू आ रहा हो, वहां पर बस देखें कि कैसे जो कुछ हमने सीखा है वो प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई हो रहा है। ये लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट है किस साल की भला? 30 जून 2022 की। आपने किया था यार? अच्छा मिचल्स लिमिटेड की। यहां पे क्या कह रहे हैं, ये कंपनी और ये 30 जून, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का देखिए पैरा ऐड किया। अब देखिए वो सारी रिक्वायरमेंट जो हमें लॉ ने कही है वो पूरी करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 2.2 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स का रेफरेंस दे रहे हैं, विच इंडिकेट्स दैट अ कंपनी इनकर्ड टोटल लॉस हो गया इस साल एंड एज ऑफ दैट डेट कंपनी करंट लायबिलिटी एक्सीडेड करंट एसेट बाय 359 मिलियन। नोट्स का रेफरेंस भी दे दिया, मसले भी बता दिए। अब क्या यहां पे कहानी खत्म कर देता थे? आगे क्या बताते थे? क्लियरली ऐलान तो किया ही नहीं, क्लियर ऐलान भी करना होता है, वो देखिए आगे करा है। एज स्टेटेड इन नोट नंबर 2 दीस इवेंट्स आर कंडीशन अलोंग विद अदर मैटर एज सेट फॉर्थ इन नोट 2.2 इंडिकेट दैट ए मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट मे कॉज सिग्निफिकेंट डाउट ऑन कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। फिर आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, ये तो आता ही है। अगर आप कहें तो आपको ये नोट 2.2 बता दो, इसमें पता नहीं क्या कुछ उसने बताया होगा, सारी कहानी तो उसने नोट 2.2 में बताई होगी। फटाफट देख लेते हैं, फटाफट। ये नोट 2.2 ये आ गया, ये 2.2 गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे है। ये सारी कहानी है उसने, इसको छोड़े क्या कर रहा है। असल चीज जो मैं आपको पढ़ानी चाह रहा हूं ना वो ये, मैनेजमेंट हैज प्लान टू अंडरटेक द फॉलोइंग। इसका मतलब है उन्होंने मैनेजमेंट का प्लान इवैल्यूएट किया कि नहीं किया? मैनेजमेंट के प्लान में क्या फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंप्रूवमेंट मेजर्स टू मिटिगेट इश्यूज, कह रहा है ये इश्यूज थे और ये मैनेजमेंट का प्लान था। क्या ऑडिटर ने इस प्लान को वेरीफाई किया होगा? क्या होगा? श्योर है आप? कैसे ट्रू माने? पहला, कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम स्पॉन्सर्स टू लॉन्ग टर्म लोन। स्पॉन्सर जो है यानी जो डायरेक्टर्स वगैरह होंगे उनसे शॉर्ट टर्म लोन लिया था, वो कह रहा है उसको हम लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट कर देंगे। इसका क्या एविडेंस होगा? ये इसका क्या प्रोसीजर? स्पॉन्सर का कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा? स्पॉन्सरिंग कंपनी नहीं है, डायरेक्टर से ही तो लिया है। हाँ, तो डायरेक्टर्स के साथ कंपनी के एग्रीमेंट देखेंगे, उन्होंने कमेंट किया। फिर कह रहा है डिस्पोजल ऑफ सेलेक्टिव एसेट्स, कुछ एसेट को डिस्पोज करना है, इसके क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे इस ऑडिटर ने? क्या ये करंट एसेट्स में होने चाहिए और नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएं। देखे कि ग्राहक अखबार में इशार दिया, जो भी स्टेप्स लिए डिस्पोज करने के लिए, वैल्यूएशन ठीक भी किया कि नहीं इसकी। इंप्रूविंग प्राइसिंग एंड डिस्काउंट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग पॉलिसी देखेंगे और देखेंगे क्या प्राइसिंग पॉलिसी में डिस्काउंट वगैरह देने से क्या प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है, मार्केट रिसर्च की गई है इसके ऊपर क्या? एक्सप्लोरिंग न्यू जियोग्राफिकल मार्केट फॉर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ा देंगे। तो भाई कैसे पता चला कि कहां एक्सपोर्ट करनी है? डिफरेंट कंट्रीज के लिए, वहां पे कोई इन्होंने रिसर्च की होगी कि इस कंट्री में हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड है, हमें देखना चाहिए उस रिसर्च को, उसकी वैलिडिटी को। फिर क्या? एक्सपेंडिंग न्यू बिजनेस एवेन्यूज इंक्लूडिंग टोल मैन्युफैक्चरिंग,
इसके जो भी प्रोसीजर्स होंगे। टोल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? पता नहीं, चले जो भी है। कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स इंक्लूडिंग रिडक्शन इन मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, कॉस्ट रिडक्शन कम करेंगे। हमने देखना है क्या एग्रीमेंट ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर ऑलरेडी एग्रीमेंट किए हुए हैं जिनमें कॉस्ट रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर सकते। पेरोल कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं आपके ख्याल में? क्या वो तो ऑलरेडी एग्रीमेंट किए होंगे कि आपकी पर मंथ सैलरी इतनी है। वो तो अगर एम्प्लॉइज को फायर करेंगे तो उल्टा कंपनसेशन के तौर पे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और फिर कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं, अब देखिए इंटरनल इनकंसिस्टेंसी, एक तरफ कह रहे हैं कि हमने प्राइसिंग एंड डिस्काउंटिंग स्ट्रक्चर से इंप्रूव करना है अपनी पोजीशन को, एक्सपोर्ट की सेल्स भी करनी है। क्या ये सारा मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के बगैर हो जाएगा? है तो हमने देखना है इनका मार्केटिंग प्लान कि कैसे कम होगा। मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर, इन्होंने किया होगा, आपने तसल्ली कर ली होगी इस ऑडिटर में। तो ये क्लियर हुआ। इस तरह की कोई सेशन अब आपको एग्जाम में दे दे तो आप स्पेसिफिक प्रोसीजर लिख देंगे, लिख दें। और अगर लगे आपको कम है तो फिर क्या करें, जर्नल भी डाल देते हैं। क्लियर हुआ? तो मुझे जरा कंक्लूजन पे ये बता दीजिए कि आप इस काबिल हैं कि कोई भी इवेंट या कंडीशन सामने आए जिस पे डाउट क्रिएट होता हो तो मैनेजमेंट ने जो भी प्लान दिया होगा अपना कि सर ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, उसको वैलिडेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर डिजाइन कर लेंगे कि नहीं। ये आपको कहीं स्टैंडर्ड वगैरह से नहीं मिलेंगे। इसी तरह पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रीडिंग करें या पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करें। पास पेपर भी बहुत अच्छे उसने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, फिर मिलेंगे। और फिर उसके बाद इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा, गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है, नॉट एप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, सारी सेशन क्लियर है। चलिए आज फिर अब आप एप्लीकेशन गाइड मिल गई आपको। हाँ जी, आपने फिर इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर पूछ लेना। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।